प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके? कैसे हैं सब? क्या बोल रहा है माहौल? गुरुजी माहौल तो ये बोल रहा है कि हम पढ़ रहे हैं लेक्चर 10 लॉज ऑफ मोशन का। इतना प्यारा लेक्चर है बेटा, मस्त मस्त चीजें सीखने वाले हैं। एकदम ऐसा लगेगा कि कान से चिड़िया उड़ गई, मतलब हवा भी नहीं लगेगी कि इतना हमने पढ़ लिया। यानी यूं कह लो कि आज का लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। लेकिन पूरा लेक्चर पढ़ के भी आपको लगेगा कि यार कुछ खास हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, छोटी मोटी सी चीज है। खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे तो देर किस बात की बेटा, सीधा बैठ जा। हाँ, पूरी कैसी फील आने वाली है? हाँ सर, एकदम लाइव वाली, एकदम ऑफलाइन वाली। बस माइक ऑफलाइन वाला नहीं है, क्योंकि यार वो पता ही है आपको। ठीक है, चलिए क्या तो आज क्या क्या पढ़ेंगे हम, देखो मैं आपको बता दूं। लिस्ट मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में कि भाई अपना ये सब रह गया, कंस्ट्रेंट मोशन, रॉकेट, बॉम्ब, मास वाली रोप, स्प्रिंग कटिंग, मंकी क्लाइंबिंग प्रॉब्लम, और साथ के साथ लास्ट क्लास मैंने एक्सटेंड नहीं की थी स्प्रिंग फोर्स और स्यूडो फोर्स। ये सारी चीजें रहेगी। तो आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स, निपटारा कर देंगे जिसमें स्प्रिंग बैलेंस भी हो जाएगा। स्यूडो फोर्स हिसाब किताब पूरा कर देंगे, है ना। और हम मंकी क्लाइंबिंग प्रॉब्लम्स और स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम्स भी पढ़ लेंगे। कहने को ऐसा है कि भाई चार चार चीजें, लेकिन एकदम आराम से अपन पढ़ लेंगे। बस फिर सिर्फ और सिर्फ इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन को छोड़ दे, फ्रिक्शन अलग चीज है, को छोड़ के, फ्रिक्शन को छोड़ के ये चीजें बचेंगी तो इनको एक लेक्चर में अपन फिनिश कर लेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एकदम सीधे बैठ जाइए, एकदम सीधे बैठ जाइए। अच्छा, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं भी अटेंड किया है, वैसे तो करना चाहिए, नहीं भी अटेंड किया तो भी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर इन केस कोई आज का रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड नहीं करता है और वो अगले लेक्चर में ये सब पढ़ता है, तो भी उसको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि चीजें इंटर रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बस मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पुली के बेसिक कंसेप्ट पता होंगे कि T बराबर 2m1 m2g by m1 plus m2 एटवुड मशीन वाली, और एक्सेलरेशन इज m2 माइनस m1g by m1 plus m2। हाँ मेरी जान छपरी, इधर देख, चल शुरू करते हैं। आ जा, एकदम सीधा बैठ। सबसे पहले मैं तेरे को मंकी ऑन रोप निपटारा करवा देता हूं। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है। टेंशन के बारे में पता है, एफ नेट बराबर एम ए के बारे में पता है। मैं लास्ट बार बोल रहा हूं सीधा बैठ जानी, तो कैमरे में ही घुस के एकदम से तेरे को सीधा बिठा दूंगा मैं। ये जो तू ऐसे करने की कोशिश कर रहा ना, सीधा बैठ एकदम, ठीक है। चलो भाई, पूरी की पूरी ऑफलाइन वाली फील, पूरी की पूरी लाइव लेक्चर वाली फील, एज इफ ऐसा लग रहा है गुरुजी कि आप अभी लाइव हमको पढ़ा रहे हो। तो पगले मैं तेरे को लाइव ही तो पढ़ा रहा हूं, किसी को क्या ही पता चलेगा। चलो देखो, मंकी ऑन रोप, है ना भाई। ये जो है हिसाब किताब, अरे भाई मैं इसको मंकी नहीं बोलता यार, ये तो घर का सदस्य है, ये तो घीसू है, मैं इसको मंकी नहीं बोलता, ठीक है। तो घीसू क्या कर रहा है? घीसू क्या कर रहा है? रस्सी पे ऊपर क्या कर रहा है? अरे आजा, काबू में आजा भाई। रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है, रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है, या किसी पेड़ की टहनी के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कभी रोप की जगह पेड़ की टहनी भी हो सकती है। तो घीसू क्या कर रहा है? क्लाइंब कर रहा है। क्या कर रहा है? क्लाइंब कर रहा है। मैं घीसू को ना मंकी बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, बुरा मान जाता है वो। हाँ, गलती से काट लिया तो रेबीज वेबीज हो जाएगा। इधर देखो भाई, तो यहाँ पे मंकी ऑन रोप की अगर अपन बात करें तो छत है, क्योंकि छत पे सोया था बहनोई, सही बात है। हाँ सर, ये देखो यहाँ पे अपन ने ले ली एक रस्सी, वही अपन मासलेस रोप लेने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बना देते हैं यहाँ पे एक बढ़िया सा घिसू, है ना, ठीक है। ये देखो, अब आप बोलोगे कि सर घीसू को बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो रस्सी, रस्सी पे घीसू, और घीसू का मास हमने कितना ले लिया? एम ले लिया। कितना ले लिया? घीसू का मास हमने एम ले लिया, यानी मंकी का मास ले लिया एम। चलिए, तो अगर मैं इस मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं पाऊंगा इस पे दो फोर्सेस लगेंगे। पता है कौन कौन से? आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, है ना, प्लीज पे अटेंशन, सीधा बैठ एकदम। ये जो मंकी है बेटा, ठीक है, जो मंकी है, इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इसका फ्री, वाह यार कितना बढ़िया प्यारा सा डायग्राम है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाऊंगा ना, तो मैं पाऊंगा कि इस पे ना बेटा, एक तो लग रहा है परम सत्य एम जी, एक तो लग रहा है परम सत्य एम जी, है ना, और दूसरा टेंशन लग रही। आप भी अगर रस्सी से लटकोगे ना तो टेंशन कहां लगेगी? जैसे मान लो घीसू की जगह, मंकी की जगह हम लटक गए रस्सी से, तो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप। तो टेंशन इसके लगेगी लिम्स, लिम्स समझते हैं अपन तो भाई, पैरों से थोड़ी पकड़ेंगे रस्सी, अपन तो कैसे पकड़ेंगे? अपन पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे? हाथों से। और अगर पैर से अपने को एडजस्ट करना भी पड़ा तो पैर से भी मान लो पकड़ लिया। खैर ये तो 4 लिम्ब वाला है ना हिसाब किताब इसका मंकी का, तो इसने तो चारों से पकड़ रखा है, अपने चारों पैरों से पकड़ रखा है। तो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो एक लग गया फोर्स ऊपर की ओर, एक फोर्स लग गया ऊपर की ओर,
टेंशन, बस दो ही फोर्सेस हैं। अब होगा क्या, तीन संभावनाएं हैं, या तो ये कहीं नहीं जा रहा, इट इज एट रेस्ट, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इससे तो वही हो गया लिफ्ट वाला सीन। हाँ, अगर ये ऊपर की तरफ एक्सिलरेटेड है, दूसरा केस, या फिर यानी कि ऊपर की तरफ क्लाइंब अप कर रहा है, एक्सिलरेशन के साथ, या फिर ये रस्सी पे नीचे मूव कर रहा है, मतलब नीचे क्लाइंब अप मतलब ऊपर रस्सी चढ़ना एक एक्सिलरेशन के साथ, और तीसरा केस हो जाएगा नीचे रस्सी पकड़ के नीचे जाना विद एन एक्सेलरेशन। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना। ठीक है, हाँ सर, तो तीन संभावनाएं हो सकती है। तो यहां पे एक काम करते ना भाई, तीन बार इसको कॉपी कर लेते, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 क्या हो गया, या तो घीसू कहीं नहीं जा रहा, या जा भी रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। दूसरा केस, घीसू ऊपर क्लाइंब अप कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन। तीसरा केस, घीसू नीचे जा रहा है, रस्सी पे नीचे जा रहा है, रस्सी उतर रहा है, रस्सी चढ़ना और रस्सी उतरना। दूसरा केस हो गया रस्सी ऊपर चढ़ रहा है घीसू, और तीसरा केस हो गया घीसू नीचे रस्सी उतर रहा है विद सम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिख लिया, सबसे पहले केस 1, बहुत इजी है। मतलब तुम बोलोगे यार गुरुजी क्या ही है यार, ये तो हम ऐसे ही कर लेते। केस 1 है ना। अब मैं यहाँ पे घीसू की जगह मंकी लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है भाई, पहली क्षमा प्रार्थी हूं। हाँ भाई, मंकी इज एट रेस्ट और मूविंग अप और डाउन, है ना, मूविंग अप और डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बच्चा जान रहा है, अक्खी पब्लिक को पता है क्या होने वाला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन जीरो यानी नेट फोर्स जीरो यानी इक्विलिब्रियम, है ना। तो मंकी इज एट रेस्ट और मूविंग अप और डाउन विद यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म बोल लो या कांस्टेंट बोल लो वेलोसिटी। ठीक है ना साहब, हाँ सर बिल्कुल, है ना। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटा इस केस में, बेटू एक्सेलरेशन कितनी होगी इस केस में, गुरुदेव एक्सेलरेशन हो गई इस केस में 0। समझा क्या हीरो, एक्सेलरेशन हो गई इस केस में 0, यानी नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। नेट फोर्स 0, नेट फोर्स रे एक्सेलरेशन 0, गुरुजी यू आर वेरी चालाक। एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स, एफ नेट होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर ये रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0। अब नेट फोर्स 0 होने का मतलब समझे दया, हाँ सर, नेट फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम हो गया, इसका मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। लो कर लो बात, एफ नेट 0 होने का मतलब है इक्विलिब्रियम, यानी ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, यानी टी बराबर mg। सिंपल, मम्मी सही है क्या। टेंशन कितना आ गया गुरु, केस 1 में टेंशन बराबर mg, सिंपल। तो सर इसमें तो हमें ये सब कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, रेस्ट पे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, मतलब इक्विलिब्रियम में, मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, टेंशन बराबर हो गया mg। डन 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 डन, केस 1 हो गया। देख लो, साथ के साथ नोट्स बना रहे हो तो खैर रिकॉर्डेड लेक्चर में तो आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हो, उसमें कोई परवाह नहीं, दिक्कत नहीं, पॉज कर लो, छाप लो, आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है, अब अगला केस, केस 2 है ना। केस 2 में हम क्या देखेंगे बबुआ, केस 2 में देखेंगे मंकी इज क्लाइंबिंग अप द रोप विद एन एक्सेलरेशन ए। मान लीजिए जो मंकी है ये एक एक्सेलरेशन ए से ऊपर की ओर क्लाइंब अप कर रहा है ना। मोंकी, गेंडास, स्नैक्स, लॉयन। अरे वो एक वीडियो देखा था मैंने बहुत पहले, सालों पहले, एक लड़की से पूछते हैं, एक बच्ची होती है, उससे पूछते हैं कि जू में आप विजिट की, जू में आपने क्या क्या देखा, तो बच्ची बोलती है मॉन्कीज, स्नैक्स, स्नेक को वो स्नैक्स बोलती, मॉन्की, स्नैक्स, लॉयंस एंड गेंडास, है ना। तो उसको वो गेंडास बोल देती है। तो भाई ये मॉन्की जो है, मॉन्की यानी मंकी जो है, मंकी इज क्लाइंबिंग अप द रोप, क्लाइंबिंग अप द रोप विद एन एक्सेलरेशन ए। तो हम बोलेंगे ठीक है साहब, एफ नेट बराबर एम ए लगा देंगे, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लगा देंगे, एफ नेट बराबर मा, है ना। नेट फोर्स कितना हो गया, कहां जा रहा है बेटा, ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, यस सर, ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो हम बोलेंगे ऊपर जा रहा मतलब ऊपर का फोर्स ज्यादा है नीचे के फोर्स, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऊपर जा रहे मतलब ऊपर का फोर्स ज्यादा है, तो बड़ा माइनस छोटा, तो नू कह रहा बड़ा माइनस छोटा, टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और रे तो टेंशन कितना आ गया, उधर चला गया, एम जी प्लस एम ए, यानी टेंशन कितना आ गया,
m इंटू जी प्लस ए, m इंटू जी प्लस ए। गुरु जी तो कुछ देखा देखा लग रहा है, वैसा वो वैसा मैंने कहा कैसा, वो लिफ्ट जैसा, लिफ्ट ऊपर जाती है, याद है क्या, नॉर्मल m इंटू जी प्लस ए, लिफ्ट नीचे जाती है तो नॉर्मल m इंटू जी माइनस, वैसा ही कुछ हो गया है ना। हाँ सर, ये हो गया m इंटू जी प्लस ए। यहाँ पे टेंशन आ गई, अरे सर तो बहुत ही जी, पेपर में सब थोड़ी ना सॉल्व करेंगे, पेपर में तो डायरेक्ट लगा देंगे, ऊपर एक्सेलरेशन है t बराबर m इंटू जी प्लस ए, पूरा डिराइव करके बता दिया ना। नीचे जा रहा होगा तो समझ गए, समझने वाले समझ गए, क्योंकि समझदार को इशारा काफी। तो लेकिन हम समझदार थोड़ा ही ना है, समझदार थोड़ी ना है सर, समझदार को इशारा काफी होता है। अब बताओ ये नीचे जाएगा तो ऊपर जा रहा ना, तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स से ज्यादा, एफ नेट कितना हो गया, बड़ा माइनस छोटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, mg उधर गया, ये आ गया। गुरुजी केस 3, इसी को कॉपी कर लेता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं केस 3, मंकी इज क्लाइंबिंग अप की जगह मंकी इज क्लाइंबिंग डाउन द रोप विद एक्सेलरेशन है। और एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और डायरेक्शन बदल दिया। अब जाहिर सी बात है, अरे सर समझ गए, से नो मोर, समझ गए। नीचे जा रहा है तो नीचे का फोर्स, जिसकी लाठी उसकी भैंस, नीचे जा रहा है नीचे का फोर्स बड़ा, ऊपर का फोर्स छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा, mg माइनस टी हो जाएगा इस बार। इसको हटा देते हैं, बाकी सब वही है, तो सवाल वगैरह कर लेंगे फिर, ठीक है। कितना हो गया बेटा, नीचे का फोर्स ऊपर के फोर्स से ज्यादा हो गया, नीचे जा रहा, बड़ा माइनस छोटा, mg माइनस टी, mg माइनस टी बराबर mg माइनस टी बराबर ma। कितना आ गया, mg माइनस ma, टी उधर चला गया, तो टेंशन कितना आ गया रस्सी में, m इंटू, तो वैसे लिफ्ट जैसे ही हो गया m इंटू जी माइनस ए। पर याद रखने का डायरेक्ट, देखो भाई मैंने आपको पूरा डिराइव करके बता दिया, अच्छे बच्चे तो सारी चीजें याद रख ही लेते। 2 मिनट में साइड हट रहा हूं, पहले सारी चीजें हाईलाइट कर दूं। ये देख लो, ये छाप लिया पहला केस, ये छाप लो दूसरा केस, अभी हट रहा हूं साइड में, पॉज करो स्क्रीन, छाप लो, ठीक है। केस 2, ये केस 3, m इंटू जी माइनस, पॉज करो छाप। अच्छे बच्चे याद रख लेते हैं, आप पेपर में चाहो तो डिराइव करो, मुझे क्या, लेकिन समय बचता है। रेस्ट पर है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है बेटा, तो क्या बोलोगे, कुछ नहीं, टी बराबर एम जी। ऊपर की ओर जा रहा है तो टेंशन हो गया m इंटू जी प्लस ए, नीचे की ओर जा रहा है तो m इंटू जी माइनस ए। सवालात कर ले, हाँ सर बिल्कुल, पॉज कर लिया, देख लिया। देखो भाई, चलो जी बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस। मान लीजिए जो मोंकी है, ये जो मोंकी है, ये रोप पे क्या कर रहा है, स्लाइडिंग डाउन द रोप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास है इसका 20, फाइंड टेंशन इन द रोप, फाइंड टेंशन इन द रोप, फाइंड टेंशन इन द रोप। तो जल्दी से आप इसका टेंशन बतला दीजिए, मैं क्यों सॉल्व करूं, आप करो, जल्दी बताओ बेटा क्या आएगा, पॉज कर लो, देखो, हाँ बताइए क्या आएगा आंसर। तो बहुत ईजी है सर, अच्छे बच्चे सब याद रख लेते हैं, हालांकि आपने डिराइव करवा दिया सर, लेकिन टेंशन जब ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो m इंटू जी माइनस ए आएगा। तो मास हो गया सर यहाँ पे 20, जी का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं, एक्सेलरेशन हो गया 1, तो 20 इंटू 10 माइनस 1 9, जो कि आंसर आया बेटा 180 न्यूटन। देखो वो आ गया, तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारा भी आ गया। मैं कहता तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, कितना लल्लू लाल सा सवाल है ना, ठीक है। हाँ सर ठीक है सर, बढ़िया सर। अब एक काम करो, घर पे कर लेना इसको, फाइंड टेंशन इन द रोप, है ना, कर लोगे। हाँ सर, ऊपर की ओर जा रहा, अरे सर ये अभी कर देंगे हम, फाइंड टेंशन इन द रोप। अच्छा अभी करना है, चलो अभी कर लो, छोड़ो कोई बात नहीं, कितनी ही देर लग जाएगी, अभी कर लो। ले बेटा अभी कर ले बेटा, चल चल सीधा बैठ, सीधा बैठ भाई, सीधा बैठ, छोटी बहन सीधी बैठ, चल जल्दी होता, ऊपर की ओर जा रहा है, स्क्रीन पॉज कर ले, फाइंड टेंशन इन द रोप। सर अगर ऊपर जाता है तो टेंशन आ जाता है m इंटू, भाई पॉज करना ना करना आपके हाथ में ना, आपको सॉल्व करना तो आप पॉज कर लो, ठीक है ना। m कितना हो गया, मास हो गया 25, g का वैल्यू 10, एक्सेलरेशन कितना हो गया 2, तो हो गया 25 इंटू 10 प्लस 2 12, 25 इंटू 12 कितना हो, 25 इंटू 10 होता है 250, 25 इंटू 2 होता है 50, 250 50 300, कमाल करते हो यार, 300 न्यूटन आ गया अपना आंसर। देख लो, इसको छापना था छाप लो, इसको छापना था छाप लो, छापा छुपी कर लो, ठा ठीक। चलो भाई गुरुजी इस पे कोई सवाल आया है क्या, हाँ आया है, 2 दफे आया है, AIPMT 2003 में आया है और AIPMT 1993, मतलब 1993, और सीधा फिर उसने 10 साल बाद जो है सवाल पूछा 2003 में, और 2003 के बाद ये बंदर वाला सवाल गायब है।
कभी भी आ सकता है, पूछ सकता है। तो यार ये सवाल करते हैं अपन, फिर ये मंकी क्लाइंबिंग वाला हिसाब किताब खत्म, फिर अपन चलेंगे स्प्रिंग फोर्स पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? स्प्रिंग फोर्स पढ़ लेंगे। बोलो बेटा। हाँ सर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ये सवाल आराम से पढ़ते हैं। अब देखो, उसको भी पता है और हमें भी पता है कि सवाल अगर इस पे आए ना कि यार मंकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, डायरेक्ट बोल दिया नीचे, तो टेंशन आ जाएगा m/g+a m/g-a। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनना, इस पे अपन आएंगे। जैसे लेट सपोज कोई भी एक केस है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला, TMGA, जी तो सबको पता है, तो TMA चाहे नीचे जाने वाला हो, TMA क्या होगा? कॉमन सेंस, उसकी फितरत क्या है, क्या दिया जा सकता है? मैं आपको भी बोलूं सवाल बनाने को, तो TMA में से सोचो ना यार, दिखाई देनी चाहिए फिजिक्स। TMA में से साला दो चीज कोई भी देगा और एक चीज पूछ लेगा। TM दे के A पूछ लेगा, MA दे के T पूछ लेगा, T और A दे के M पूछ लेगा। यही तो कर सकता है, इससे ज्यादा इसकी औकात और इसकी बिसात नहीं है दोस्त। समझो आप मेरी बात। और टेंशन देने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल हो जाएगा। पढ़ते एक बार, मैं साइड में हट रहा हूं, आप ट्राई करना है कर लो, पढ़ना है एक बार सवाल पढ़ लो, पॉज करो। पॉज किया? अबे हाँ ना भाई, अब ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर में थोड़ी ना मैं ऐसे पढ़ने का टाइम दूंगा, तो पॉज कर लेना। हाँ, क्या लिखा है? अ मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। मंकी का मास दे दिया, मतलब m दे दिया। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg सस्पेंडेड फ्रॉम इट। बोला जा रहा है कि रोप तब तक ब्रेक नहीं होती है, जब तक रोप तब तक ब्रेक नहीं होती है जब तक 25 kg का मास या उससे ज्यादा ना लटका दिया जाए। बोला जा रहा है रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg सस्पेंडेड बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 kg। खैर, घिसू का मास तो ऐसे भी 20 kg है, खाता पीते घर का है घिसू, लेकिन बहुत ज्यादा भारी नहीं। घिसू का मास कितना? 20 kg। लेकिन उसने एक आपको इशारा किया, टेंशन देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ठीक है ना। 25 kg से ज्यादा होगा मास, उससे लटकाओ तो रस्सी टूट जाएगी। इसका मतलब समझे दया कितना टेंशन लेना है, मैं बताता हूं। वॉट इज द मैक्सिमम एक्सिलरेशन विद विच मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप? वॉट इज द मैक्सिमम एक्सिलरेशन विद विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप? तो आप तो मुझे बताओ, टीएमए में से क्या दे रखा है? एम दे रखा है, एक्सिलरेशन पूछा, मतलब पक्की बात है टी भी दे रखा है, लेकिन आपको ना कैसे देखना होगा? मन की आंखों से देखना होगा। TMA, एम गिवन है मंकी का 25 नहीं 20 है, एक्सिलरेशन पूछा है, मैक्सिमम एक्सिलरेशन। टेंशन, आप टेंशन दिया है, मैं आपको बताऊं, जब मंकी ऊपर की ओर जाएगा ना, देखो बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी समझना। मंकी जब ऊपर की ओर जाएगा ना, तो अपने को पता ही टेंशन कितनी आती है, m/g a एक्सिलरेशन से जाएगा, m/g+a। तो टेंशन कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। टेंशन कैसी होती है? मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, समझ में आ पा रही बात? हाँ सर, टेंशन कैसी होती है? मैक्सिमम होती है जब मंकी ऊपर जा रहा है। तो देखो टेंशन कितनी आ रही है, m/g+a। क्या आपको लिफ्ट वाला केस याद है? नॉर्मल मैक्सिमम कब आता है? बढ़ जाता है, mg से ज्यादा हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है, जब लिफ्ट नीचे जाती है तो नॉर्मल mg से कम हो जाता है, m/g-a, है ना। वैसे ही कुछ सीन है यहाँ पे। तो टेंशन मैक्सिमाइज हो रही, तो इस तरीके के सवाल में आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। कौन सी? मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन ही लेनी, ये वाली टेंशन लेनी। एक्सेलरेशन पूछा, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, उसने खुद ही बोल दी ना, ऊपर जा रहा है। टेंशन में कितनी ले लूंगा? यहाँ पे मैक्सिमम वजन कितना लटकाया जा सकता है रस्सी से, आप मुझे बताओ। क्योंकि ये जब मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन जब मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन जब मैक्सिमम होगी, तो ये टेंशन भी कैसी होगी बेटा? मैक्सिमम। हाँ सर, बात तो सही है। तो बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, तो जो बल है रस्सी में, टेंशन है, ये भी अधिकतम होगा। कितना हो सकता है? बोल रहा है कि रस्सी टूट जाएगी अगर 25 kg से ज्यादा का वजन हुआ तो मैं एक बात बोलूं आपको, टेंशन मैक्स कितना हो गया मालूम है आपको? नीचे फोर्स लग रहा होगा ना इस पे, 25 kg का बंदर नहीं, वो कह रहा 25 kg के ज्यादा मास, 25 kg से ज्यादा का मास लटका है तो रस्सी टूट जाएगी। तो कितना फोर्स लग रहा है नीचे? 250 न्यूटन। तो टेंशन मैक्स कितनी होगी? ये टेंशन देने का कैजुअल तरीका है, आप समझ पा रहे हो? अच्छा सर, समझ गए समझ गए समझ गए। तो ये मैक्सिमम टेंशन है, अधिकतम तनाव कितना आ सकता है रस्सी में? टी मैक्स आ सकता है बबुआ 250 न्यूटन। अच्छा सर, समझ गए सर। टी मैक्स आ गया 250 न्यूटन। टी मैक्स आ गया, टी मैक्स कितना आ गया बेटा? 250 न्यूटन। ऐसे इनडायरेक्टली आपको टेंशन देता है। तो टी मैक्स कितना आ गया बेटा जी? 250 न्यूटन। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा। टी को कितना पुट कर दिया बेटा? टी को कितना पुट कर दिया? 250 बराबर मास कितना हो गया बंदर का, घीसू का? 20 kg। एक्स जी का वैल्यू मैं 10 ले लूंगा। यहाँ पे आपको गिवन है पेपर में दिया हुआ था, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो, तो 10 + a
चलो देखें कितना आंसर आएगा। हाँ सर इजी है, इसमें क्या ही है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 25 पीछे लिख लूं, 0 से 0 कट गया, 25 बराबर 2 इंटू 10 प्लस ए। आप चाहो तो ब्रैकेट खोल लो, 25 बराबर ब्रैकेट खोल लो 2 इंटू 10 20 प्लस 2 इंटू ए 2 है, 25 माइनस 20 हो गया 5 बराबर 2 है। इतनी बेसिक मैथ्स तो अब आपसे होनी चाहिए। 5 बाय 2 ये आ गया 2.5। अब ये तो पूरी मैथ्स है ना बेटा यार, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। मैं कह रहा हूं ये तो पूरी मैथ्स है ना, टी की वैल्यू 250, मास 20, जी का वैल्यू 10, तो इतनी इक्वेशन तो तेरा छोटा भैया है, छोटी बहन भी सॉल्व कर लेगी यार, है। हाँ सर टी मैक्स हो गया सर, 25 केजी से ज्यादा का लगाओगे वजन तो टूट जाएगा, मतलब अधिकतम टेंशन कितनी, क्योंकि आपको ये मैक्सिमम चाहिए तो ये भी मैक्सिमम होगी, और ये मैक्सिमम कितनी होगी 250 अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। ये 250 हो गया, मास हो गया 20, 0 से 0 कट गया, ब्रैकेट खोल दो, 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 8 2 है, उसको सॉल्व कर लिया, 2.5 आ गया। देखो वो आ गया, ये आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन है बेटा, ये तो डन डन। हाँ सर बिल्कुल सर, डन डन हो गया, बहुत अच्छी बात है, देख लीजिए इसको। चले आगे। हाँ गुरुदेव चलते हैं, ये देख लो, छाप लो, छाप लिया बेटे जी सर। लेट्स मूव अहेड बेटा, लेट्स मूव अहेड। यहां पे जो सवाल दे रखा है AIPMT 1993 का, मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको ट्राई करो, एक बार आप इसको ट्राई करो, नहीं होगा तो आपका बड़ा भाई है ना, 2 ही सवाल पूछे इसने और वो दोनों मैंने करवा दिए, एक मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। होमवर्क में आप घर पे एक बार इत्मीनान से ट्राई करना, इसको नहीं बनेगा तो भाई है ही सही, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बोलो, है ना। ओके सर, ये हो गया होमवर्क, और होमवर्क डिस्कशन वीडियो भी मैं बनाऊंगा, हो सकता है आज बना दूं, हो सकता है कल बना दूं, ठीक है ना, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। और होमवर्क को अलग से डिस्कस करना ही ज्यादा सही, अपना क्लास का लेक्चर का समय बच जाता है यार, ठीक है, ठीक है सर। खैर तो ये आप सोचना, आराम से हो जाएगा, डू इट योरसेल्फ, ट्राई कीजिए, है ना, ऐसा नहीं कि टफ है, मेरे प्यारे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, नीट में टफ सवाल नहीं आते, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। क्या यहां पे भी आपको एक्सेलरेशन पूछिए, लो भैया मिनिमम एक्सेलरेशन पूछिए, और वो कहां जा रहा है इस बार, नीचे जा रहा है, टी बराबर एम इंटू जी माइनस ए। जी पता है, जी का वैल्यू 10 लेना, पेपर में बोला था, पेपर में बोला था, जी पता है। ए पूछा है, मतलब एम और टी दे रखा होगा, मास दे दिया बंदर का, मास नहीं दिया है, मास इस बार नहीं दिया है, लेकिन टेंशन जो है इस बार एक अलग प्रकार से दिया, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, मतलब जितने पे वो रस्सी टूट जाएगी, 75% ऑफ वेट ऑफ द मोंकी। कोशिश करिएगा, कर लेंगे, मुझे पता आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसको छापना भी छाप लो, पॉज कर लो, फिर मैं चलता हूं आगे। तो भैया जी हमने मोंकी वाली प्रॉब्लम तो निपटा डाली, तो बांधी कमरिया पे साड़ी, बांधी कमरिया पे साड़ी की आई अब स्प्रिंग फोर्स की बारी। बहुत इजी, फुल टू स्कोरिंग आते हैं इसमें से सवाल, और फुल टू स्कोरिंग सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, स्प्रिंग फोर्स, थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे अहम है स्प्रिंग बैलेंस और उसकी रीडिंग निकाल, जो कि बहुत आसान है, कोई बिना स्प्रिंग पढ़े बिना बेटा स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालना सीख सकता है। तो सीधा बैठ जाए एकदम, देख भाई मोंकी वाली प्रॉब्लम हो गई, सही है, अब ये स्प्रिंग भी पढ़ लेते, इसके बाद स्यूडो फोर्स पढ़ लेंगे, खेल खत्म, पैसा हजम, आज का लेक्चर हो जाएगा झमाझम। चल स्प्रिंग फोर्स को हम शॉर्ट में लिखते हैं एफ सब्सक्रिप्ट, क्या लिखते हैं बेटे, एफ सब्सक्रिप्ट एस, ठीक है सर। स्प्रिंग फोर्स, फोर्स एस मतलब स्प्रिंग वाला फोर्स। अब स्प्रिंग की ना एक यूं कह लो कि फितरत है, रस्सी से अलग है फितरत उसकी, देखना ध्यान से, सीधा बैठ जा, सीधा बैठ जा। स्प्रिंग की ना एक फितरत है, क्या फितरत है, जैसे लेट सपोज ना बेटा ये एक स्प्रिंग मैंने बना ली और ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, गुरुजी स्प्रिंग थोड़ी सी कैजुअल है, हाँ कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो, स्प्रिंग थोड़ी सी कैजुअल है, ये मान लो एक स्प्रिंग है और ये अपनी नेचुरल अवस्था में, एक काम करता हूं ना मैं, स्प्रिंग की क्यों ना एक फोटो लगा दूं, देखा आइला जादू, ठीक है ना भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब ये अपन ले लेते हैं स्प्रिंग, अब सुनो, ठीक है, कलर विजिबल है वैसे, कोई दिक्कत नहीं, अरे हाँ सर विजिबल है, इतनी टेंशन मत लिया करो यार, ठीक है ना। चलो जी भाई, तो ये हो गई स्प्रिंग। अभी मान लो ये स्प्रिंग ना खिंची हुई है ना दबी हुई है ना, मतलब कि अपनी नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ का मतलब है कि स्प्रिंग मैन्युफैक्चर हुई, स्प्रिंग आपके पास आई है, स्प्रिंग रखी हुई है, स्प्रिंग रखी हुई है, दिखाई दे रही है सब कुछ स्प्रिंग, अरे थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड वैसा पर दिख रही है ना स्प्रिंग, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना। हाँ सर, तो जो स्प्रिंग है ये अपनी नेचुरल अवस्था में ना खींची हुई है ना दबी हुई है, कुछ इस प्रकार से,
अरे अपने पास भी तो है ना स्प्रिंग, ये स्प्रिंग थोड़ी सी अलग है भाई, ये थोड़ी सस्ती वाली स्प्रिंग है, भावनाओं को समझो। ये स्प्रिंग है जी, ये अभी जैसे मान लो, एक मिनट, ए भाई तू शांत रहे, ठीक है, ऐसे करके ये देखो, ये अभी जो स्प्रिंग है ना, ये ना खिंची हुई है ना दबी हुई, इस प्रकार से, तो इसकी नेचुरल लेंथ है, समझ गए क्या? अब जैसे इसको ऐसे कर दिया, लटका दिया, तो ये खिंच गई इस प्रकार से, तो नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग अपने अभी, ये नेचुरल लेंथ है, इसको अपन बोल देते एल। इसको क्या बोल देते बेटा? नेचुरल लेंथ यानी एल, मतलब समझ जाओ, है ना? ठीक है, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, या इधर लिख देता हूं, एल मतलब नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब इसकी क्या फितरत है मैं आपको बतलाता हूं। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, इसकी बेटा जी क्या फितरत है, लेट मी टेल यू, कि अगर आप इस स्प्रिंग को खींचोगे ना तो ये खींचना भी नहीं चाहेगी, और इस स्प्रिंग को दबाओगे ना तो स्प्रिंग दबना भी नहीं चाहेगी। अरे जैसे वो गाना है ना, कौन सी मूवी यार, बाजीगर मूवी का गाना है, दिखाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। अय हाय गुरुजी, एकदम दिल को चीरती हुई गई शायरी। तो कहता ना, दिखाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, तो इसका भी कुछ हाल ऐसा ही है कि इसको खिंचना भी नहीं पसंद और दबना भी नहीं पसंद, दोनों ही चीजें नहीं हो पा रही है। खिंच मतलब खिंच जाएगी पर दिक्कत देगी, तब जाएगी पर दिक्कत देगी, समझ में आ पा रही बात? तो मान लीजिए आपने क्या किया बेटा, इसको मैं अलग से कहीं लिख दूंगा, शोभा खराब कर रहा है अभी, ठीक है। अभी मान लो आपने क्या किया बेटा, इसको खींच दिया, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से अपने हाथों से पकड़ के इसको खींच दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो ये रेजिस्ट करेगी, यानी ये बोलेगी कि नहीं मैं नहीं खींचूंगी, तो ये तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, बाहरी फोर्स, भारी नहीं बाहरी, वो है ना, हो गई लड़ाई भारी, तो ये वो नहीं है बेटा, बाहरी मतलब एक्सटर्नल फोर्स, आप अपने हाथ से खींच के लगा रहे हो, लेकिन ये स्प्रिंग खींचना नहीं चाहेगी, तो इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, कहां की तरफ, अंदर की तरफ। आप इसको ऐसे खींच रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे बेटा, एक्टिवेट हो जाएंगे। जी हाँ, स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे मतलब कि लगने लगेंगे, वो अपन बाकी इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। तो कौन सा फोर्स आ जाएगा बेटा, स्प्रिंग फोर्स, कहां की तरफ लगने लगेगा, जी हाँ, स्प्रिंग फोर्स अंदर की ओर। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझने वाले समझ गए। अच्छा, मतलब आप इसको जहां की तरफ, बाहर की तरफ खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स अंदर, और अंदर की तरफ दबाओगे तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग दबना नहीं चाहती है। अब देखो, ये तो खींचने वाला केस हो गया, खींचने वाला केस हो गया ना, इलोंगेशन। अब ऐसा करने से क्या होगा बेटा, इलोंगेशन, इलोंगेशन समझते हो, खींचना, स्प्रिंग खींचेगी। सर अगर हम स्प्रिंग को दबाएंगे तो क्या होगा, अगर हम स्प्रिंग को दबाएंगे तो क्या होगा, देखो अभी ठीक करके देता हूं। मान लो ये इसका क्या हो गया बेटा, नेचुरल लेंथ हो गया, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ गुरुदेव, बढ़िया से दिखाई दे रहा है, कोई कष्ट वाली बात नहीं, सीधा बैठ एकदम। अब ये जो स्प्रिंग है ना बेटा, खींचना भी नहीं चाहती और दबना भी नहीं चाहती, इसकी नेचुरल अवस्था में, नेचुरल लेंथ में, इसको आपने बोल दिया बेटा एल। इसको क्या बोल दिया आपने, एल बोल दिया, ठीक है, बढ़िया, समझ गया। अब मान लीजिए आप इसको ना दबा रहे हो स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग दबना चाहेगी नहीं, दबेगी लेकिन थोड़ा रेजिस्ट करेगी, नखरे करेगी। और कहां की तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, एक मिनट, कहां की तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, एफ एक्सटर्नल, है ना, एफ एक्सटर्नल, अंदर की तरफ इसको दबाने के लिए स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर रहे हो, तो स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होना चाहेगी, दिखाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, खींचने में भी दिक्कत, दबने में भी दिक्कत। तो जब आप इसको दबाओगे तो स्प्रिंग फोर्स बोलेगा मुन्ना बाहर की ओर, कहां की ओर, बाहर की ओर, तो स्प्रिंग फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, कहां की ओर लगेगा, मतलब आप समझ गए, आप खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की ओर, क्योंकि वो खींचना नहीं चाहती, आप उसको खींच रहे हो, आप उसको खींच रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की ओर, ठीक है। और आप उसको दबा रहे हो तो दबना नहीं चाहती, तो स्प्रिंग फोर्स रेजिस्ट करेंगे, रेजिस्ट मतलब अपोज करेंगे, अपोज करेंगे बाहर की ओर। तो ये हो गया बेटू, ये हो गया स्प्रिंग फोर्स, ये हो गया बेटू कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो यहां पे स्प्रिंग का क्या हो रहा है, कंप्रेशन, पिछली बार खिंच रही थी तो खिंचाव यानी इलोंगेशन, इस बार स्प्रिंग दब रही है यानी कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। अब सुनो मजे की बात, यहां तक की बात तो ये मैंने आपको बतलाई फितरत, किसकी, स्प्रिंग की फितरत। हाँ बॉस एकदम बढ़िया से सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे खींच रहे हो, बोले नहीं 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 मैं नहीं खींचूंगी, तो अंदर की तरफ स्प्रिंग फोर्स। अब आप उसको ऐसे दबा रहे हो हाथों से, बोले ना 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 मैं ना दबूंगी, मैं ना सहूंगी, तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ। इसका मतलब एक चीज देखी आपने कि अगर इलोंगेट हो रही स्प्रिंग, स्प्रिंग की लंबाई खिंच रही है, खिंच रही, तो स्प्रिंग फोर्स अंदर आ रहा है, हाँ सर।
और अगर लंबाई कम हो रही है स्प्रिंग की, देखो ना लंबाई कम हो रही, कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, लंबाई कम हो रही है स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की ओर आ रहा है। तो यहां पे हम बोल देते बेटा कि जो स्प्रिंग फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब बस यहीं से समझने वाली चीजें शुरू हो जाती है, ठीक है, बहुत ईजी है। जो स्प्रिंग फोर्स है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है। सबसे पहले आपको दो चीज समझनी कि माइनस क्या है और x क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि x जो है ना ये है, मैं आपको बता दूं कि x क्या है, एक एक करके बताऊंगा। पहले x के बारे में बात करते हैं, फिर हम माइनस के बारे में बात करेंगे कि माइनस क्या दर्शाता है। स्प्रिंग फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। x इज इलोंगेशन और कंप्रेशन, इलोंगेशन और कंप्रेशन, यानी स्प्रिंग में खिंचाव या स्प्रिंग में दबाव, इलोंगेशन और कंप्रेशन है ना, इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, कि कितनी खिंच गई या कितनी दब गई, है ना। तो इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ब्रैकेट में लिख रहा हूं फ्रॉम नेचुरल लेंथ, यानी कि जो भी आप खिंचाव या दबाव देखोगे वो नेचुरल लेंथ से देखोगे। मैं आपको विद एग्जांपल भी बतला दूंगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने बोला कि एक्स क्या है, नेचुरल लेंथ से कितनी खिंच गई या नेचुरल लेंथ से कितनी दब गई, वही एक्स है। इलोंगेशन खींचने वाले केस में, कंप्रेशन दबाव वाले केस में। तो इलोंगेशन और कंप्रेशन, लेकिन वो इलोंगेशन और कंप्रेशन कहां से देखना आपको, नेचुरल लेंथ से। मैं भी आपको एग्जांपल लेके बता दूंगा, बस अभी के लिए याद रखो कि एक्स क्या है, खिंचाव या दबाव है। और माइनस का क्या मतलब मैं आपको बताता हूं, जब आप बाहर की ओर स्प्रिंग खींच रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स अंदर आ रहा है, हाँ सर, और जब आप अंदर की तरफ स्प्रिंग दबा रहे हो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स उल्टा काम कर रहा है। लेंथ बाहर की तरफ बढ़ रही है, स्प्रिंग फोर्स अंदर, लेंथ अंदर की तरफ कम हो रही, कंप्रेस हो रही, स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ। इसीलिए ये माइनस साइन है। अच्छा समझ गया, माइनस साइन क्योंकि स्प्रिंग फोर्स उल्टी विपरीत दिशा में, एक्सटर्नल फोर्स की विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए बस ये माइनस आ गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है ना। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि भाई स्प्रिंग फोर्स जो है अपोज कर रहा है इलोंगेशन या कंप्रेशन का। तो मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, है ना, पूरा लिख देता हूं, इंडिकेट्स दैट स्प्रिंग फोर्स अपोजेस elongation और कंप्रेशन, अपोजेस elongation और कंप्रेशन। ठीक है बॉस, हमें जो है पूरी इसकी कहानी समझ में आ गई है। हालांकि इतनी डिटेल में जाने की इसकी जरूरत नहीं, लेकिन अपन तो चले गए डिटेल में, तो चले गए, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। जी हाँ मेहरबान कदरदान साहिबान, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, और वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, हाँ सर याद है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के इक्वल्स टू, और यहां पे आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। के यहां पे क्या है बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। पहले बताया तक समझ में आ गया गुरुजी, एकदम समझ में आ गया। और सच बताएं, आपने बेसिक मैथ्स में इसका ग्राफ भी बताया था एफ और एक्स का, ये y बराबर -x जैसा ग्राफ है सर, हमें याद है। और आपने वहां पे बहुत सारी चीजें और बताई थी। के का यूनिट डायमेंशन में आपने स्प्रिंग कांस्टेंट निकलवाया था। तो के जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं मैं आपको बताऊं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या हो गया बाबू, गुरुजी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, जिसको हम बोलते हैं नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, तो हम यहां पे इसको बोलेंगे नोन एज। सीधा बैठ बेटा, मैं देख पा रहा हूं कि तू लमलेट होने की कोशिश कर रहा है। दिवाली की छुट्टी भी मिल गई कल, और आज की भी छुट्टी मिल गई। बेटा थोड़ा सा वर्क मोड में आ जा, मैं भी तो छुट्टी वाले दिन ही काम कर रहा हूं ना यार दोस्त, है ना। तो जब मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है ना यार। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी अपन स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमें क्या याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना, एक चीज याद रखनी है स्प्रिंग में, F बराबर -kx, दैट्स इट। F बराबर -kx, माइनस क्यों, पता है स्प्रिंग फोर्स अपोज करता है। K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। X क्या है, एक आप ये बताने वाले थे एग्जांपल से, नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन है X या कंप्रेशन है, अभी बताता हूं। बस अभी के लिए देख लो, इसके बाद अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट को, डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट को। इसको देख लीजिए फटाफट से, ठीक है गुरुदेव, देख लिया। चले आगे, ये छापना था, इसको छाप लो, बढ़िया प्यारा डायग्राम, ये छापना है, इसको छाप लो, ठीक है। अभी ग्राफ व्राफ सब है अपने पास, तो थोड़ा सा बस सब्र कर ले, सब है अपने पास, ठीक है। हाँ सर ये डन हो गया, ये डन हो गया। सर वो थोड़ा सा बताओ, प्रकाश डालो एक्स पे। मैं कहा भाई बिल्कुल, देखो प्रकाश डालते, रुको।
देखो ना भाई, ठीक है, ये स्प्रिंग ले ली अपन ने, ये स्प्रिंग ले ली, अरे ये स्प्रिंग ले ली, ठीक है ना साहब। ओके, ये स्प्रिंग होगी, मान लो इसकी नेचुरल लेंथ है और मैं मान लो इसको खींच दूं, इसकी नेचुरल लेंथ है, कैसी लेंथ है बेटा, नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ लेट से 10 सेंटीमीटर है। नेचुरल लेंथ मतलब जब ये ना खिंची हुई है ना दबी हुई है, तो इसकी नेचुरल लेंथ कितनी प्यारे बच्चों, नेचुरल लेंथ लेट से 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैंने मान लो खींच दिया, इफ स्प्रिंग इज इलोंगेटेड, मान लो इसको खींच दिया तो कुछ ऐसी हो गई, है ना, ये क्या हो गई, कुछ ऐसी हो गई, ओ माय गॉड दया, कुछ ऐसी हो गई। अब इसकी जो लंबाई हो गई वो कितनी होगी, इलोंगेट कर दी ना आपने खींच के, कैसे, एक सेकेंड, कैसे कि इलोंगेट कर दी खींच के, मान लीजिए अब जो लंबाई हो गई वो 25 सेंटीमीटर। अब एल डैश बोल देता हूं मैं उसको लेंथ, या खाली 25 सेंटीमीटर लिख देता हूं। तो आप ही मुझे बताओ कॉमन सेंस की इसमें खिंचाव कितने का आ गया। अरे ऑब्वियसली एक्स जो है वो इलोंगेशन है ना, एक्स इलोंगेशन है इस केस में, तो एक्स जो हो गया वो हो गया इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। हाँ सर, पूरा मैं डायग्राम के साथ बता रहा हूं ताकि आज से 6-8 महीने साल भर बाद भी जब आप ये चीजें रिवाइज करो ना बेटा, तो एकदम मजा ही आ जाए आपको, ठीक है। तो एक्स क्या है बेटू, इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, वैसी कंप्रेशन बता दूंगा, इलोंगेशन फ्रॉम एन डॉट एल, एन डॉट एल मतलब नेचुरल लेंथ। कितना हो गया बेटा, कितनी लंबाई हो गई इसकी स्प्रिंग की, बाप रे बाप 25 सेंटीमीटर, लेकिन नेचुरल लेंथ कितनी थी इसकी 10 सेंटीमीटर, मतलब जो खिंचाव आया ना बेटा नेचुरल लेंथ से कितना आया 15, नेचुरल लेंथ है 10, 25 होगी तो कितनी खिंच गई नेचुरल लेंथ से 15। अच्छा समझ गए समझ गए समझ गए, है ना, मतलब पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, तो मैंने कहा एक बार मैं आपको सिखा दूं, तो कुछ भी नहीं है, 10 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ है, कितनी खींच के कितनी कर दी 25, कितनी खींच गई 15 खींच गई ना, 15 ही इसका इलोंगेशन है, 15 इसका इलोंगेशन है, ठीक है। देख लो इसको, ठीक, छाप लिया, पॉज कर लो। अब मान लो मैंने क्या किया बेटा, मान लो मैंने क्या किया, इसको स्प्रिंग को ना दबा दिया, जैसे यहां पे तो मैं ये डायग्राम भी बनाऊं खींचने वाला, मतलब कि कुछ इस प्रकार से खींच दिया आपने, खींच दिया, एक्सटर्नल फोर्स खींच दिया, एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या हो गई, स्प्रिंग लंबी हो गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, स्प्रिंग दबा दी, स्प्रिंग क्या कर दी, दबा दी। लेट से स्प्रिंग जो दबाई आपने, तो स्प्रिंग छोटी हो गई, एक मिनट, स्प्रिंग कैसी होगी बेटा, और रे छोटी हो गई स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसी होगी बेटा, छोटी हो गई, और छोटी होगी इसकी जो लंबाई हो गई ना, वो होगी लेट से 7 सेंटीमीटर, कितनी होगी इसकी जो लंबाई थी, मतलब लंबाई वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, एक मिनट, ठीक है सर, लंबाई कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, दबा दी आपने स्प्रिंग, ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है एन डॉट एल, यानी नेचुरल लेंथ है, यहां पे भी हमने बोल दिया ये नेचुरल लेंथ है एन डॉट एल, है ना, खींच दिया। अब यहां पे दबा दिया आपने इसको, तो दब के स्प्रिंग की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर रहेगी, नेचुरल लेंथ 10 है, दब के 7 रहेगी, तो कितनी दब गई 10 माइनस 7, 3 सेंटीमीटर दब गई। तो यहां पे एक्स को मैं इलोंगेशन की जगह क्या बोलूंगा, क्योंकि दब गई है स्प्रिंग, कंप्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, बड़ा माइनस छोटा कर देना आपको, तो बस बड़ा कितना है, नेचुरल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, दब के कितनी रहेगी 7 सेंटीमीटर, तो कंप्रेशन कितने का आ गया 3 सेंटीमीटर, माइनस प्लस नहीं, पिछले वाले केस में स्प्रिंग खिंच गई थी कितनी 15 सेंटीमीटर से, है ना, और इस वाले केस में स्प्रिंग दब गई कितनी 3 सेंटीमीटर से, समझ में आ गई बात। हाँ सर, सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट पी के एकदम टकाटक। ओके बॉस, ये देख लो, चलते फिर आगे। हाँ सर, अब सर थोड़ी सी चर्चा करते हैं किस पे, स्प्रिंग कांस्टेंट पे थोड़ी सी चर्चा की जाए, चर्चा ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट, के बाद आगे चलेंगे, है ना, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कैसे पढ़नी है वो सब, चर्चा ऑन स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है ना साहब, स्प्रिंग बैलेंस बोल रहा हूं सॉरी, चर्चा ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग बैलेंस तो अभी बाद में आएगा, चर्चा ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के से, स्मॉल के सीधा बैठ, सीधा बैठ, स्मॉल के बेवफा, कभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हो जाता है, कभी थर्मल कंडक्टिविटी का हो जाता है ना, सही बात है क्या, हाँ सर। तो यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट का हो गया, कौन हो गया बेटा, स्मॉल के। अब सुनो, स्मॉल के को आप स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हो या फिर रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हो, क्या बोलते हो, के को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हो या रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग। रिजिडिटी का मतलब मैं आपको बताता हूं, रिजिडिटी का मतलब मैं आपको बताता हूं कि स्प्रिंग कितनी ढीठ है। रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग मतलब, रिजिडिटी का मतलब, अरे यार स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह कभी तेरे को बोल दिया रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग इज इतना इतना, फिर हिल जाएगा।
तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोल ले, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल ले, या रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग बोल ले, ठीक है ना। तो ये हमको बताता है कि टेल्स अस कि स्प्रिंग कितनी ढीठ है, समझना। तो चाहे स्प्रिंग कांस्टेंट हो चाहे रिजिडिटी, बात तो वही है। तो ये हमको क्या बता, एक मिनट, हाँ, चाहे रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग हो चाहे स्प्रिंग कांस्टेंट हमें बताता है टेल्स अस कि स्प्रिंग कितनी ढीठ है, टेल्स अस स्प्रिंग कितनी ढीठ है। ढीठ का मतलब, ढीठ तो हम है, स्प्रिंग कितनी ढीठ या मक्कार है। कैसे? अरे अगर रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा तो स्प्रिंग ज्यादा ढीठ होगी, मतलब उसको खींचने में ज्यादा दम लगेगी, उसको दबाने में ज्यादा दम लगेगी। ढीठ क्या होता है? ढीठ बच्चा क्या होता है? जो सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, ना घर वालों की माने ना गुरुजी की माने, बस वो मानता है तो बस बाबू सोना की मानता है। क्या ही करें, है ना, यही तो विडंबना है। तो आप समझो कि स्प्रिंग कांस्टेंट या रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग जितना ज्यादा, मतलब स्प्रिंग उतनी ही ढीठ है या स्टिफ है, मतलब खींचने में भी ज्यादा दम लग रही है, दबाने में ज्यादा दम लग रही है। और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट या रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग कम है, मतलब स्प्रिंग कम ढीठ है, मतलब आसानी से खींच जाएगी और आसानी से दब जाएगी। सर ये लिख भी दो भाई, सब लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड पे, तू टेंशन मत ले। इसका यूनिट कितना हो गया बेटा? F बराबर माइनस के एक्स हो गया ना, तो ये तो हो गया न्यूटन, और ये क्या हो गया बेटा, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, F बराबर माइनस के एक्स। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो F बाई एक्स क्या हो गया, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ के क्या हो गया बेटा, F बाई एक्स। यस सर, तो यूनिट कितना आ गया बेटा, ये हो गया न्यूटन, न्यूटन, एक मिनट, और ये हो गया मीटर। दिस इज न्यूटन एंड दिस इज मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, सर न्यूटन पर मीटर, एसआई यूनिट हो गई अपने पास, है ना। हाँ सर, न्यूटन मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, न्यूटन पर मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया, ये सर हम देख चुके हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। न्यूटन का हो गया एम एल टी माइनस टू, मीटर यानी लेंथ का हो गया एल, एल से एल शहीद हो गया एम टी माइनस टू। तो यहाँ पे हमने चर्चा करी स्प्रिंग कांस्टेंट की, कि स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, है ना। और सीजीएस यूनिट कितना हो जाएगा बेटा, सीजीएस यूनिट कितना हो जाएगा, न्यूटन की जगह डायन और मीटर की जगह सेंटीमीटर। जी गुरु जी, डायन पर सेंटीमीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया, न्यूटन अपॉन मीटर का एम टी माइनस टू। स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह रिजिडिटी कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग या रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड जो मैंने हिंदी में बात बताई थी वो आगे लिखी हुई है, पहले इसको देख लो फटाफट से, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है देखो, की पॉइंट ही कह दे भाई ने। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ज्यादा के यानी हायर द वैल्यू ऑफ के, जितनी वैल्यू होगी ज्यादा के की, स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ और रिजिड, स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ होगी या ज्यादा रिजिड होगी, है ना। स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ, स्टिफ मतलब डीट, रिजिड होगी, रिजिड मतलब उतनी ही ढीठ होगी, उतनी ही स्टिफ होगी, उतना ही उसको खींचना मुश्किल होगा, उतना ही उसको दबाना मुश्किल होगा, ठीक है। कम के यानी लेस वैल्यू है, लोअर वैल्यू है स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो स्प्रिंग कम स्टिफ है या कम रिजिड है, यानी कि कम ढीठ है, यानी कि आसानी होगी, आसानी से कंपैरेटिवली इजियर तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी उसको खींचने में और दबाने में। समझ में आ गई बात? हाँ सर, तो ज्यादा स्टिफ होगी, ज्यादा रिजिड होगी, ज्यादा दिक्कत होगी खींचने में दबाने में। कम स्टिफ है कम रिजिड है, मतलब कम दिक्कत होगी उसको खींचने में या दबाने में। ये देख लीजिए, इसको आप छाप लीजिए, की पॉइंट लिख दिया है मैंने यहाँ पे, है ना। अब बात करते बेटा यहाँ पे ग्राफ की बात करें, वेरिएशन या ग्राफ की बात करें बिटवीन फोर्स एंड एक्स। आप सबको पता है बेटे कि एफ बराबर माइनस के एक्स होता है। तो अगर अपन वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर दे बच्चों, वाई एक्सिस पे हम ड्रॉ कर दे फोर्स बराबर माइनस के, और एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर दे, एक्स एक्सिस पे इलॉन्गेशन या कंप्रेशन। ये एक्स अलग है, ये एक्स अलग है, इसको अभी फिलहाल के लिए मैं ना ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख दे अभी, ठीक है। हाँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए ना, ठीक है ना। तो एक्स क्या, इलॉन्गेशन या कंप्रेशन, तो इलॉन्गेशन या कंप्रेशन को मैंने कौन से एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया बेटा, एक्स एक्सिस। तो वाई बराबर माइनस एम एक्स जैसा ग्राफ है, यानी कि स्ट्रेट लाइन से पास होगी, स्ट्रेट लाइन से पास होगी, और इसकी स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इसकी स्लोप कैसी होगी, अच्छा हाँ सर, सर ये आपने हमको बनवाया हुआ है, सच बताएं तो आपने इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला सब आपने कराया है, इसका ग्राफ बनवाया, बेसिक मैथ्स में जाके देखना नोट्स में, है ना। ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस है, स्लोप कैसी है, नेगेटिव, तो कुछ इस प्रकार से होगा।
अब यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बता दूं जो कि पेपर में पूछेगा। सबसे पहला तो जो ऑलरेडी पूछ चुका है, ये ऑलरेडी पूछ चुका है ना, कि फोर्स वर्सेस इलोंगेशन या कंप्रेशन का ग्राफ। अब आप बोलोगे आपने पहले स्मॉल एक्स लिखा था अरे भाई भावनाओं को समझो तो फिर कंफ्यूज होगा ना, इसलिए ठीक है। तो y बराबर माइनस एम एक्स वाला ग्राफ है। हाँ सर, y बराबर माइनस एम एक्स वाला ग्राफ है। स्लोप नेगेटिव है। स्लोप कितनी होगी इसकी? माइनस की होगी ना। स्लोप कितनी होगी? माइनस की होगी, नेगेटिव होगी, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, सही है। तो एक तो ये पूछेगा, ये डायरेक्ट पूछ लेगा, डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा ग्राफ, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन ग्राफ, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन ग्राफ। या फिर थोड़ा उसको घुमाना फिराना होगा तो मैं आपको बताता हूं क्या पूछेगा। पहला तो ये हो गया कि भाई ग्राफ ही सीधा मुंह उठा के पूछ लेगा बदतमीजों की तरह। और दूसरा एक चीज आप ध्यान रखें, ये वाला, ये तो ऑब्ट्यूज है, ये वाला जो थीटा, ये वाला जो थीटा है, इसका अगर मैं 10 ले लूंगा तो मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका आप खास ख्याल रखें। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। हाँ सर, आपने बेसिक मैथ्स में बताया था, तो ध्यान रखें ये वाला जो थीटा है, यस दिस वन। अरे बेटा वही यार, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? tan 180 माइनस थीटा 10 थीटा होता है। तो है तो ये, लेकिन अपने को डायरेक्ट ट्रिक से पता चल जाएगा, अगर ये छोटा वाला एंगल थीटा दे रखा है तो tan थीटा कितना हो जाएगा? के आ जाएगा। अब इस पे सवाल कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूं। इस पे भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताई थी बेसिक मैथ्स में, जाके देख लेना नोट्स में, ठीक है ना, कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी पेपर, अरे अभी मैंने आपको ये बना दिया थीटा, लेकिन ये देखो ना, क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, आई डोंट नो, शायद नहीं वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। ये थीटा तो ये भी थीटा। तो पेपर में आपको ये थीटा दे दे या ये थीटा दे दे तो टेंशन नहीं लेनी है, सीधा tan थीटा के लगा देना है, स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। ये थीटा दे या ये थीटा दे, इसको जहन में बसा लीजिए। मैं इस पे एक सवाल भी करवा देता हूं, इत्मीनान से देखें। ये वाला छाप लिया? हाँ सर, ये छाप लिया एकदम। वेरिएशन, मैं ये ग्राफ पहले से पढ़ा चुका हूं, और जहां मैंने ग्राफ पढ़ा था वहां पे मैंने ये चीज बताई थी कि बराबर tan थीटा, और थीटा मैंने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला भी है ना। अब उसको देख लो, जहन में बसा लो, क्या क्या सवाल पूछेगा। तो ग्राफ पे सवाल पूछ लेगा, ग्राफ डायरेक्ट पूछ लेगा, या ग्राफ देके ये थीटा देके स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ लेगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा tan थीटा। इसको देखो, सवाल दे दूं? हाँ गुरुजी सवाल दे दो। ये देखो बिल्कुल बेसिक, फोर्स, स्प्रिंग फोर्स वर्सेस कंप्रेशन और इलोंगेशन ग्राफ इज गिवन, है ना। ये एंगल दिया 45 या फिर ये एंगल दिया 45, इन दोनों में से एक दिया है। बोल रहा है फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट। अरे यार कसम से, फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट। नू कह रहा फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अरे गुरुजी कर पाएंगे, कर लिया ऑलरेडी। ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा याद है क्या? हाँ सर, ये वाला थीटा है, वाला हो सकता है पेपर में ऐसे बोल दे 135 है, तो कॉमन सेंस है, कि 135 है तो 45 हो जाएगा, फिर सही बात है। हाँ सर ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको तो क्या करना है, कुछ नहीं, के बराबर स्मॉल के बराबर tan थीटा, ये हो गया tan 45, ये आ गया 1, तो 1 न्यूटन पर मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा उसकी? एक सेकेंड, ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा? न्यूटन पर मीटर। यही अपना आंसर है। कितना इजी है ना? हाँ गुरुदेव देख लो कितना इजी है। डन हो गया, देख लो इसको आराम से। हाँ सर छाप लो, इसको छापना था, छाप लिया है सर, इसको छाप लिया है। ये की पॉइंट है ना, ये की पॉइंट है, लिख देता हूं। की पॉइंट ही कह दे भाई ने, की पॉइंट बोलते क्या? हाँ सर एक सेकेंड, थोड़ा भावुक हो गया मैं। ये लो, ये की पॉइंट हो गया, ये सवाल हो गया। चलें आगे, आ जाओ भाई आगे आ जाओ। अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट पर। स्प्रिंग कांस्टेंट किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तो आपको याद रखना है बेटे, स्प्रिंग कांस्टेंट निर्भर किन किन चीजों पर करता है। सीधा बैठ, फिर तू आलस फैला रहा है, सीधा बैठ जा, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तू सीधा बैठ, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, ठीक है। इसी अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ यार, मतलब मंकी प्रॉब्लम हो गया। हाँ सर कुछ नहीं है, स्प्रिंग के बारे में देख लिया, F बराबर माइनस के एक्स। ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट या रिजिडिटी कांस्टेंट या रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग। जितना ज्यादा स्प्रिंग उतनी ढीठ, जितना कम स्प्रिंग उतनी कम ढीठ। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mt-2, ग्राफ उसका हो गया थीटा दे रखा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। सिर्फ आज के लेक्चर में अभी तक तो सिर्फ इतना सा ही पढ़ा है। अब पेपर में पूछ सकता है बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग कॉपर की बनी है, स्प्रिंग स्टील की बनी है, स्प्रिंग किस चीज की बनी है। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल किस चीज की बनी है उस पर निर्भर करता है। और दूसरा
नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग पर डिपेंड करता है। कौन? स्प्रिंग कांस्टेंट। जी हां देवी सज्जनों, स्प्रिंग कांस्टेंट स्मॉल के। पहला, किस मटेरियल की बनी उस बात पर निर्भर करता है। दूसरा, उसकी नेचुरल लेंथ कितनी है। और कैसे डिपेंड करता है नेचुरल लेंथ पे, तो आपको याद रखना है, प्लीज इसको याद रखें कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, है ना। नेचुरल लेंथ ऑब्वियसली स्प्रिंग की बात हो रही है तो स्प्रिंग की ही होगी। तो जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ स्प्रिंग नहीं। बच्चे इसको ना कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि स्प्रिंग की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन नहीं। क्या लिखा है ध्यान से देख, अगर तू ध्यान से चीजें नहीं देखेगा तो तेरे से गलती होगी ही होगी। नेचुरल लेंथ है किसकी? स्प्रिंग की बेटा। लेंथ ऑफ स्प्रिंग और नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग में उतना ही फर्क है जितना करीना और कैटरीना में। तो प्लीज बेटा याद रखे। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो यार तो कैसा ग्राफ आएगा, कुछ याद है? हाँ सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और सर इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है, इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है उल्टा। नेचुरल लेंथ ज्यादा होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगी, नेचुरल लेंथ कम होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगी। तो अगर मैं के वर्सेस एल यानी स्प्रिंग कांस्टेंट वर्सेस नेचुरल लेंथ का ग्राफ बनाऊं, इनवर्स रिश्ता है। तो कैसा रिश्ता? इनवर्स रिश्ता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पेपर में पूछ सकता है, ये देख लो। तो कई चीजें तो यहाँ पे डायरेक्ट ना याद रखने वाली हैं, कई चीजें तो बेटा जी यहाँ पे ना डायरेक्ट याद रखने वाली। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ये देख लो। डन है? हाँ बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस। बहुत ईजी है। मेटीरियल पे डिपेंड कर रहा है, नेचुरल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। नेचुरल लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है? उल्टे तरीके से, ठीक है ना। ठीक है सर, चलो फिर आगे। अरे यार, इस तरीके का एक सड़ेला सवाल पूछ सकता है पेपर में, पूरे पूरे चांसेस। विच, ये दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर दिख तो रहा है, थोड़ा सा हल्का हल्का दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। एल 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 एल, ये हो गया के। और जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से है बेटा। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक ये हो गया ऐसा पैराबोला, और बाकी आपको पता ही है सही जवाब कौन सा है। क्या ही मैं बोलूं, एक ये हो गया इस प्रकार से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बोल रहा है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डेपिक्ट स्प्रिंग कांस्टेंट के वर्सेस लेंथ ऑफ द स्प्रिंग करेक्टली। अब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग में आपको नेचुरल लेंथ ही मानना है। उसने नेचुरल लेंथ बोला नहीं, लेकिन इस तरीके का सवाल आएगा तो जाहिर सी बात है कि स्प्रिंग कांस्टेंट और नेचुरल लेंथ में हमने एक ही रिश्ता देखा है, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी जो इनमें जो ग्राफ आना चाहिए, जायज ग्राफ है, वो फोर्थ है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हालांकि इसको लिखना चाहिए नेचुरल लेंथ, लिखा नहीं। और ऐसा सवाल आगे तो क्या करेंगे, लड़ने तो जाएंगे नहीं किसी से, तो फोर्थ ऑप्शन ही टिक करके आएंगे, है ना बेटा। हाँ सर, एक मिनट, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस भी बना देता हूं, आत्मा की शांति और मन की तसल्ली के लिए। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नया सिखाओगे। हाँ, स्प्रिंग बैलेंस पे चर्चा करें, बहुत ज्यादा इजी है। मतलब उसमें तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है आपको, सच बता रहा हूं। ये हो गया, फोर्थ ऑप्शन आ गया। हाँ सर, चलो इसको अच्छा, ये छाप लिया था बेटा? हाँ सर, ये छाप लिया था हमने, इसको छाप लो, पॉज कर लो, और अपन बढ़ेंगे आगे। ये देख लो, लेट्स मूव अहेड। आ जाइए बेटा, आगे चलते हैं। चलो भाई, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ये इस चैप्टर का ही सबसे इजी पार्ट है। सच बता रहा हूं, लेक्चर रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। हाँ, ये इस लेक्चर बोल रहा हूं, इस लेक्चर का भी, इस चैप्टर का भी सबसे इजी पार्ट है कि अगर आपको स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी, बिल्कुल अपना दिमाग नहीं चलाना हमको, सच में नहीं चलाना दिमाग। रीडिंग और स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। मैं एक काम करता हूं, मेरे पास ना शायद इसकी बढ़िया वाली फोटो भी है, वो लगा के एक बार देखता हूं। देखो कितनी बढ़िया फोटो है, कितनी बेहतरीन फोटो है। ये स्प्रिंग बैलेंस होता है। अब तो सब डिजिटल आता है, अब ये स्प्रिंग बैलेंस भी डिजिटल आता है। वजन नापने वाली मशीन भी मैंने आपको दिखाई थी उस दिन लिफ्ट वाले लेक्चर में, वो भी डिजिटल आती। थर्मोमीटर भी डिजिटल आता है, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज भी डिजिटल आता है। भाई साहब, डिजिटल का जमाना, अब तो पेमेंट भी डिजिटल हो रही है। तो ये सब क्या चीज है ना। आजकल तो भिखारी भी भीख जो है डिजिटल रूप में ले लेते हैं। आप उनको ये नहीं बोल सकते क्या, आप उनको ये नहीं बोल सकते कि भैया वो नहीं है, कैश नहीं है, वो स्कैनर लेके चलते हैं, ये लो साहब स्कैन कर दो, और बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना। स्कैनर पे, है ना, पेमेंट जो है कराना, स्कैनर पे पेमेंट करवा लेते हैं आपसे। खैर, तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है यार, देखो, ये टांगने के लिए इस तरीके से हिसाब किताब है, आप इसको कहीं टांग दो। ये नीचे ना हुक है, इस हुक में आप कोई भी चीज लटका दो। मान लीजिए परचून की दुकान से, आपने परचून की दुकान पे बोला कि भैया 5 किलो आटा दे दो,
खुला वाला आटा आप लेके 5 किलो आटा दे दो। अब आपको मान लो मेक श्योर करना है कि उसने कोई मिलावट नहीं, मतलब उसने कोई घपला तो नहीं किया मेजरमेंट में, तो आपने वो थैली इससे टांग दी और जो ये वजन है ये दिखा देगा भाई कितना, 5 किलो। अगर सही में 5 किलो होगा तो ज्यादा दिखा देगा, कम होगा तो कम दिखा देगा। इसकी वर्किंग पे हमें पीएचडी नहीं करनी है। इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, इसकी वर्किंग हमारे काम की नहीं है, बस रीडिंग हमारे काम की। नीट में सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछता है। तो इसके अंदर ना एक स्प्रिंग होती है, आप खुद भी इसको एक तरफ से पकड़ के दूसरी तरफ से ऐसे पकड़ के ऐसे खींचोगे ना, ऐसे पकड़ के ऐसे खींचोगे। एक स्प्रिंग बैलेंस भी मैं तो सोच रहा हूं ऑर्डर कर ही लूं, मंगा लेंगे, है ना, मंगा लेंगे साइंस के नाम पे। अभी नहीं मेरे पास स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये इस तरीके से खींचोगे तो अंदर स्प्रिंग खींचेगी, और यहां पे ऐसा ना एक एरो जैसा है, और वो एरो जो है, ये एरो है, एक मिनट, ये जो है ना बेटा, एक मिनट में आपको बतलाऊं, तो यहां पे एक एरो सा है बाहर निकला हुआ, एक ऐसा स्टील का सा, मेटल का सा एरो। जितनी स्प्रिंग खींचेगी वो एरो उस हिसाब से मूव करेगा, और वो कैलिब्रेटेड होता है। कैलिब्रेटेड का मतलब कि अंदर उस हिसाब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हुई होती है कि कोई अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन से केजी में जाना आता है, हाँ सर, 10 से डिवाइड कर देते हैं। कोई 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 10 से डिवाइड कर दिया, 100/10 10, तो 10 केजी पे रुक जाएगा। 100 न्यूटन, देखो फील कर लो, हाँ सर, 100 न्यूटन का फोर्स अगर इस पे लग रहा है तो केजी में जाओगे 10 से, तो 10 केजी की रीडिंग दिखाएगा। मान लो 150 न्यूटन का आप इस पे फोर्स लगा रहे हो तो 10 से डिवाइड करके वो कितनी रीडिंग दिखाएगा, 15 केजी। तो ऐसी रीडिंग दिखाता है। नापता तो ये टेंशन ही है, स्प्रिंग फोर्स नापता है, अंदर जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग फोर्स नापता है। और जैसे वेइंग मशीन क्या करती थी, नॉर्मल नाप के 10 से डिवाइड कर देती थी, ये स्प्रिंग फोर्स नापता है न्यूटन में। किस में नापता है स्प्रिंग फोर्स, न्यूटन में, और उसको 10 से डिवाइड कर देता है और केजी में रीडिंग शो कर देता है। हालांकि यहां पे न्यूटन में भी रीडिंग्स है, ग्राम्स में भी रीडिंग है, किलोग्राम्स में भी रीडिंग आती है, ठीक है, उस हिसाब से। तो इसके अंदर ना एक क्या फिट होती है बेटे, क्या बेटे एक फिट होती है इसके अंदर, एक स्प्रिंग फिट होती है। इसकी वर्किंग पे अपने को पीएचडी नहीं करनी। ये हो गया स्प्रिंग बैलेंस, कैसा दिखता है, क्या रीडिंग है क्या नहीं है। जैसे वेइंग मशीन होती थी ना, या तो न्यूटन में आंसर आएगा रीडिंग, या केजी में आएगा, डिपेंड करता है ऑप्शंस। अगर न्यूटन में तो हम न्यूटन लगा देंगे, केजी में है तो न्यूटन को 10 से डिवाइड कर देके केजी कर देंगे, सेम वैसा ही है। अब इसकी रीडिंग कैसे निकालनी है, ये बनाना है क्या, इच्छा हो तो बना लेना, नहीं तो रहने देना, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रीडिंग कैसे निकालनी है, तो बेसिकली लिटरली और एक्चुअली यहां पे ये छत है, छत से कनेक्ट कर दिया, टांग दिया हमने स्प्रिंग बैलेंस, और स्प्रिंग बैलेंस पे नीचे लटका दिया लेट्स सपोज 5 केजी। तो हमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी। आप बोलोगे सर तो 5 केजी आएगी, हाँ मुझे भी पता है 5 केजी आएगी, मैं तेरे को सिखा रहा हूं हाउ टू फाइंड रीडिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस पे कोई सवाल आएगा तो सिर्फ रीडिंग वाला ही आएगा। नीट में अगर कोई स्प्रिंग बैलेंस पे सवाल आएगा तो रीडिंग पर ही आएगा, है ना। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है ना साहब, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है बॉस। 12 रुपए में आपका सॉस। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, क्या ट्रिक है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस के लिए ना तुम्हारा भाई एक ट्रिक सिखाएगा। आपने क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंस को हटा के एक मासलेस रोप बना लेनी है। क्या बता दो, बहुत इजी ट्रिक है, और मतलब ये ट्रिक ऐसी है कि इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। तो क्या करना है, रिप्लेस मतलब बदल दो, अदला बदली कर दो, स्प्रिंग बैलेंस हटा के एक मासलेस रोप लगा दो। रिप्लेस एसबी यानी स्प्रिंग बैलेंस, एसबी यानी स्प्रिंग बैलेंस, कोई मत पूछना एसबी क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस विद अ मासलेस रोप एंड फाइंड टेंशन इन इट। अच्छा, मतलब आपको अगर, एक मिनट, मतलब बेटा आपको अगर एक स्प्रिंग बैलेंस दे दिया, तो आप उसको, बता रहा हूं ना, आप उसको रिप्लेस कर दो किससे, मासलेस रोप से, और उसमें टेंशन निकाल लो रस्सी में, फाइंड टेंशन इन मासलेस रोप या इन रोप, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या किया, देखो बहुत ज्यादा इजी, ये आपने छत ले ली और यहां पे इसको मासलेस रोप से रिप्लेस कर दिया। किसको बेटा, स्प्रिंग बैलेंस को मासलेस रोप से रिप्लेस कर दिया, और यही जो अपना 5 केजी का मास है यही आपने इधर टांग दिया, 5 केजी का मास। हमने कहा ठीक है भाई, और इसकी टेंशन कितनी हो गई, और रे मासलेस रोप, समझ गए, मतलब स्प्रिंग बैलेंस हटा के मासलेस रोप लगा दे। स्प्रिंग बैलेंस हटाने का, मासलेस रोप लगाने का, और मासलेस रोप में टेंशन फाइंड आउट कर लो। ओ पाजी, टेंशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं, टेंशन निकालने की तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि टेंशन निकालना तो आपने दूसरे तीसरे लेक्चर में सिखा दिया था। क्या कि नीचे कितना मास है, इनटू जी, 5 इंटू जी, है ना, 50 न्यूटन आ गया।
अब कोई यार उसमें पूछे न्यूटन में रीडिंग तो न्यूटन में बतला दो, और अगर केजी में पूछे तो डिवाइड बाय 10 करके केजी में रीडिंग बतला दो। आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 केजी दिख तो रहा है तो 5 केजी डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अरे बेटा मैं तो तेरे को तरीका बता रहा हूं, क्योंकि अभी क्या होगा, अभी होगा क्या कि 2 स्प्रिंग बैलेंस एक साथ आ जाएंगे, 3 स्प्रिंग बैलेंस एक साथ आ जाएंगे, ओ अच्छा अच्छा स्प्रिंग कुछ ऐसा आ जाएगा, तो तब तोते उड़ जाएंगे ना तेरे, इसलिए ये ट्रिक सिखा रहा हूं तेरे को। अच्छा तो कुछ नहीं करना, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालने के लिए स्प्रिंग बैलेंस हटाओ, मासलेस रोप लगाओ और मासलेस रोप में टेंशन फाइंड आउट कर लो। नीचे कितना मास है 5, खेल खत्म, पैसा आ जा। 50 न्यूटन रीडिंग आ गई, ऑप्शन में न्यूटन में तो 50 न्यूटन टिक करना, केजी में है तो न्यूटन को 10 से डिवाइड कर दो तो केजी आ जाएगा, 50/10 हो गया तो 5 केजी आ गया। ठीक है मालिक, बिल्कुल बहुत इजी है। तो ये ट्रिक है ना। तो ये क्या है बेटे, ये एक है ट्रिक। स्प्रिंग बैलेंस हटा के मासलेस रोप लगाओ, उसमें टेंशन फाइंड आउट करो, जो टेंशन आई वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। ये देख लीजिए, एकदम बढ़िया से देख लीजिए टकाटक, है ना। ये दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर। तो रिप्लेस स्प्रिंग बैलेंस, तो रिप्लेस स्प्रिंग बैलेंस विद अ मासलेस रोप एंड फाइंड टेंशन इन इट। ठीक है सर, ठीक है। तो जो टेंशन होगी वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी, जो टेंशन होगी वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। यही क्या होगी बेटा, यही क्या होगी, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी जो रस्सी में टेंशन आप निकालोगे। ठीक है, अब सुनो, अब मान के चलिए गुरुदेव, मान के चलिए ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, वो भी एक एग्जांपल था। अब मान लो सर लाइन से, अच्छा स्प्रिंग बैलेंस भी हम मासलेस ही मान के चलेंगे, है ना, स्प्रिंग बैलेंस भी हम मासलेस, आप ये मत सोचना कि इसका कोई मास होगा ना, हम स्प्रिंग बैलेंस भी मासलेस ही मान के चलेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो ये होगी छत और ये 2 स्प्रिंग बैलेंस हो गए, इसको बोल दिया SB1 स्प्रिंग बैलेंस 1, और ये हो गया SB2 स्प्रिंग बैलेंस 2। ठीक है ना बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस, और नीचे हो गया 5 केजी का वजन। अच्छा अब बोल रहा है फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस 1 एंड 2। तो सुनो मेरी बात, जिस जिस चीज पे सवाल पूछ चुका है या पूछ सकता है सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। फाइंड रीडिंग ऑफ SB1 यानी स्प्रिंग बैलेंस 1 एंड SB2 यानी स्प्रिंग बैलेंस 2। सर आपने बताया था कि जब भी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछे स्प्रिंग बैलेंस हटा के एक मासलेस रोप बना दो। कैसी रोप? मासलेस। तो रिप्लेस कर दो। देखो इधर, देखो इधर, बच्चों को ना पता है क्या कंफ्यूजन होता है कि सर इसका मास 5 होगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 2.5, इसका 2.5। नहीं भाई, कुछ नहीं करना आपको। आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। और ये बना ली आपने, छत बना ली, हाँ सर, छत बना के मासलेस रोप से आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। स्प्रिंग बैलेंस हटा के मासलेस रोप, फिर एक और स्प्रिंग बैलेंस है, एक और मासलेस रोप। अब भाई एक ही तो रोप है, एक ही रोप है, ये मत सोचना कि यहां पे एक अलग रोप आ गई, यहां पे एक अलग रोप आ गई। देखो ना भाई, ये सीरीज में दिख रहा है ना आपको स्प्रिंग बैलेंस, तो आप इन दोनों को हटा के एक ही रस्सी बना दो, बस दैट्स इट। टेंशन नहीं लेनी है ना, ये नहीं कि रोप अलग अलग हो गई, कुछ ना, सीरीज में है ना। हाँ सर, तो इसको हटा के मासलेस रोप, इसको हटा के मासलेस रोप, एक पूरी मासलेस रोप आ गई। कितना हो गया? 5 केजी। लो कर लो बात। अच्छा मतलब कि जो स्प्रिंग बैलेंस 1 की रीडिंग होगी वो भी इस रस्सी की टेंशन होगी, जो स्प्रिंग बैलेंस 2 की रीडिंग होगी वो भी इस रस्सी की टेंशन होगी। अच्छा ठीक है, तो टेंशन कितना आ गया? 5 × 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, या फिर केजी में करना है तो 5 केजी। तो सुनो, इसकी रीडिंग भी 5 केजी, इसकी रीडिंग भी 5 केजी। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब एक स्प्रिंग बैलेंस था तब भी रीडिंग 5 केजी थी, जब स्प्रिंग बैलेंस 2 हुए तब भी रीडिंग 5 केजी है। बेटा 2 के 200 हो जाए, 200 के 2 लाख स्प्रिंग बैलेंस हो जाए, 2 करोड़ स्प्रिंग बैलेंस हो जाए, रीडिंग डायरेक्ट। जैसे एक स्प्रिंग बैलेंस है 5 केजी लटका हुआ, हाँ सर, रीडिंग 5 केजी, खत्म, गया, टाटा बाय बाय गुड बाय। 2 स्प्रिंग बैलेंस है 5 केजी, 5 केजी, 5 केजी, खुश रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। ठीक है, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। वाह वाह सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, हमारी बाबू सोना की शादी हो जाएगी ना तो उसकी शादी में जाके भी हम यही गाना गाएंगे। कौन गाता है? अभिषेक, अभिषेक बच्चन गाता है शायद, कौन गाता है, ऐसा ही कुछ है। हाँ ठीक है, तो देखो भाई, खैर मस्ती मजाक तो चलती रहेगी, बदमाशी नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस 1 और 2 की रीडिंग सेम होगी, और कितनी होगी? 5 केजी। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस यहां पे लिख देता हूं, रीडिंग ऑफ SB1, रीडिंग ऑफ SB1 है ना, और रीडिंग ऑफ SB2 दोनों कितनी होगी बेटा? सेम होगी। दोनों कितनी होगी?
सेम हो गई, ये भी 5 kg की रीडिंग और ये भी 5 kg की रीडिंग। वाह यार सर बहुत ईजी है। इसको हटा के मासलेस रोप, इसको हटा के मासलेस रोप, एक मासलेस रोप आ गई। जो इस रस्सी में टेंशन वही इसकी रीडिंग, जो इस रस्सी में टेंशन वही इसकी रीडिंग। कितना आंसर आ गया? 5 kg 5 kg। देखो वो आ गया। ठीक है सर, इसका मतलब तो ये बताओ, मतलब मस्ती मजाक मत करो, लेकिन 3 हो गए। अरे समझदार को इशारा काफी। सेम 3 हो, 300 हो, 400 हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया SB1 है, ये हो गया SB2, सबकी रीडिंग 1। ठीक है, सबकी रीडिंग 1। इधर देख, इन डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। कितना है? 5 kg रीडिंग, इसकी भी 5 kg, इसकी भी 5 kg, सबकी रीडिंग 5 kg। अच्छा 30 हो, 300 हो, 3 करोड़ स्प्रिंग बैलेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी रीडिंग कितनी हो गई? यार गुरुदेव मजा ही दिला दिया एकदम। बताओ, एकदम लाइव वाली, एकदम ऑफलाइन वाली फील आ रही है? ऐसा लग रहा है ना अभी मैं आपको सामने ही पढ़ा रहा हूं। मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि बस मैंने चैट बंद कर रखी और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सही है। सबकी रीडिंग सर 4 हो जाए, मैंने क्या बोला तेरे को? 1 होगा तो भी 5 kg, 2 होगा तो भी 5, दोनों की रीडिंग 5 kg 5 kg, 3 है तो सबकी 5 kg 5 kg 5 kg। देख लेता, सबकी रीडिंग 5 kg, 4 हो तो अब बेटा मार खाएगा क्या? एक बात बता, है? बता दिया जब रीडिंग ऑफ SB1। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब सुन एक मिनट, इस पे अपन आएंगे। आत्मा की शांति और मन की तसल्ली के लिए एक बात मैं तेरे को बतला दूं, एक बात मैं तेरे को बतला दूं ऐसी हवाबाजी। ठीक है, मान लो सर ये हो गया एक स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। एक ये स्प्रिंग बैलेंस हो गया, एक सर ये स्प्रिंग बैलेंस हो गया, एक सर ये स्प्रिंग। मैंने कहा बस कर जा भाई। और मान लो ये मास है, मान लो ये मास है, थोड़ा सा इसको ना अपन क्या कर देते, ऊपर खसका देते। ठीक है, ऊपर खसका देते हैं। और ये जो मास है, मान लो ये मास जो है ये है 15 kg, टेंशन ना लेना, 15 kg। ये हो गया मान ले स्प्रिंग बैलेंस 1, ये हो गया स्प्रिंग बैलेंस 2, ये हो गया स्प्रिंग बैलेंस 3। ओहो कोई टेंशन नहीं है जी पाजी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस 1, स्प्रिंग बैलेंस 2, स्प्रिंग बैलेंस 3, स्प्रिंग बैलेंस 4। ये कितना kg बेटा? 15 kg, 15 kg। तो सबकी रीडिंग कितनी हो जाएगी? सबकी रीडिंग कितनी हो जाएगी? सबकी रीडिंग हो जाएगी 15 kg या 150 न्यूटन। क्यों? क्योंकि आप इन सबको एक मासलेस रोप से रिप्लेस करोगे। रस्सी में टेंशन आएगी 150 न्यूटन या 15 kg, तो डायरेक्ट सबकी रीडिंग। वाह यार सर मजा ही आ गया, कही थी ना मजा आने वाला है। सबकी रीडिंग 15 kg। तो सर हमारा सबसे बड़ा जो बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है कि सर ये जो 15 kg 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा, 15 बाय 4, 15। ना 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 ना, 15 15 15 15, 5 होते तो भी 15 15 15 15, 50 होते तो 15 15 15 15 15। ठीक है, हाँ सर देख ले इधर, टकाटक एकदम बढ़िया, बेहतरीन, ताजा तरीन, मजेदार एकदम। ठीक है, चलें आगे? हाँ सर चलते हैं गुरुजी, आगे चलते हैं। लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब यार एक सवाल है, हालांकि ऐसा सवाल आज तक पूछा नहीं है, बट हो सकता है पूछ ले। थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा सा दिमाग लगाते, टेंशन वाली बात नहीं, दिमाग लगाते। तरीका वही जो मैंने बताया, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg is suspended through 2 light spring balances A and B in parallel। अभी तक ये सीरीज में थे, सीरीज भी तो हुए, लाइन से एकदम लगे तो उसको सीरीज बोलते हैं। अब 2 स्प्रिंग बैलेंस है ना, 2 स्प्रिंग बैलेंस है, ए और बी पैरेलल में, देन ए एंड बी विल रीड रेस्पेक्टिवली। तो अब यहां पे थोड़ा सा समीकरण बदल जाएगा, अब यहां पे समीकरण बदल जाएगा। सीरीज का मैंने आपको बता दिया, सीरीज का मैंने आपको बता दिया। हाँ सर, अब मैं आपको पैरेलल का भी बता देता हूं। देखो ये आपको नहीं सोल्व करना, ये थारा भाई यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर सॉल्व करेगा। इधर देख, तो आपको ना 2 स्प्रिंग बैलेंसेस काय में दे दिए बेटा, 2 स्प्रिंग बैलेंस ना आपको पैरेलल में दे दिया। हमने कहा ठीक है, हम रेडी हैं, हम डरते नहीं इस तरीके की चीजों से। ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया, ये स्प्रिंग बैलेंस 1, ये स्प्रिंग बैलेंस 2, इस प्रकार से हो गया स्प्रिंग बैलेंस ए, ये हो गया स्प्रिंग बैलेंस बी। अब मान लो कंबाइंडली आपने यहां पे क्या कर दिया, कंबाइंडली ये हुक हो गया, ये हुक हो गया, कंबाइंडली आपने एक मास हैंग कर दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, भावनाओं को समझो। कंबाइंडली आपने एक मास हैंग कर दिया, और मास कितना है बच्चों? 4 kg। मास कितना है बच्चों? तो मास हो गया 4 kg का, मास हो गया 4 kg का। अब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछ रही है, अब यहां पे आधा आधा हो जाएगा। पता है क्यों? बताओ, सीरीज में तो सेम रीडिंग रहती, लेकिन अब यहां पे आपने ट्रिक लगा दी। आपने बोल दिया कि यार ये छत हो गई, छत पे सोया था बहनोई, और ये एक रस्सी और ये एक रस्सी, और इन दोनों रस्सियों से अटैच्ड हो गया आपका एक मास जो कि है
4 kg का, जो कि है कितने का बेटा, 1 सेकेंड, 4 kg का। तो अब यहां पे आप क्या बोलोगे कि इसकी रीडिंग मतलब इस रस्सी की टेंशन, इसकी रीडिंग मतलब इस रस्सी की टेंशन। मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि दोनों, आप पहले सवाल समझ लो। अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज सस्पेंडेड थ्रू 2 लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस ए एंड बी इन पैरेलल। पैरेलल मतलब समझ रहे हैं, ऐसे। सीरीज मतलब ऐसे हो जाती, पैरेलल मतलब ऐसे हो गया, ठीक है। देख भी लेना, अगर आपको नहीं पता था कि पैरेलल क्या होता है तो ये होता है। ए और बी की रीडिंग पूछ रहा है, आपने तो बोली थी सेम होगी 4 kg 4 kg। मैंने किसके लिए बोली थी, किसके लिए बोली थी मैंने? अरे सर गुस्सा ना करो, सीरीज के लिए बोली थी ना बाबू। ये सीरीज है, ये सीरीज है, एक लाइन से ये सीरीज है, समझ में आ पा रही बात? हाँ सर। लेकिन अगर पैरेलल हो जाएगा तो उसका भी मैं हिसाब किताब तेरे को बता रहा हूं, तू टेंशन क्यों लेता है यार बेटा, ठीक है ना। हाँ सर, तो इस रस्सी में मान लो टेंशन बोल दी सर आपने T1 ऊपर की तरफ, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। और मान लो, है ना, दोनों में ही मैं तो सेम टेंशन लूंगा। क्यों? क्योंकि पेपर में नहीं भी बोलेगा तो मैं स्प्रिंग बैलेंस कैसे लूंगा, सिमिलर लूंगा। तो मैंने कहा इसको हटा के एक रस्सी लगा दी, इसको हटा के एक रस्सी लगा दी। अब बस रस्सी में जो बल होगा वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी होगी। 1 मिनट, ये हो गया, और टेंशन टी, और ये हो गया टेंशन टी। और नीचे कितना फोर्स लग रहा है, एम जी 40 न्यूटन। तो कितना हो गया बेटा, ये तो कहीं जा नहीं रहा, रुका हुआ है। हाँ सर समझ गए, समझ गए, समझ गए। टी प्लस टी, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स 40 न्यूटन। तो 2t कितना हो गया मालिक बड़े भाई, 2t कितना हो गया मालिक बड़े भाई, 1 सेकेंड, 2t हो गया 40 न्यूटन। तो t कितना हो गया बड़े भाई, 20 न्यूटन। कितना हो गया, 20 न्यूटन। टी हो गया 20 न्यूटन, यानी 20 न्यूटन यानी 2 kg। इसका मतलब इसकी जो रीडिंग आई वो भी 2 kg, इसकी जो रीडिंग आई वो भी 2 kg। तो समझो रीडिंग ऑफ, बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, समझ गए? तो कोई ट्रिक बताओगे क्या? बिल्कुल बताऊंगा। रीडिंग ऑफ ए कितना हो गया, टेंशन कितनी है, 2 kg ना, 20 न्यूटन। इसकी टेंशन 20 न्यूटन मतलब केजी में रीडिंग, क्योंकि ऑप्शंस केजी में दे रखे। 20 न्यूटन 20 न्यूटन, 2 kg 2 kg। तो पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। सीरीज में तो सब में एक जैसा, पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ सर। तो 2 kg और 2 kg, रीडिंग ऑफ ए एंड बेटा जी रीडिंग ऑफ बी, ठीक है, बुझे 2 kg और 2 kg। हालांकि आज तक पैरेलल पे इस पे सवाल पूछा ही नहीं है, तो आंसर आ गया 2 kg 2 kg। अब हमें पेपर में सब करना पड़ेगा? मैं कह रहा हूं नहीं करना पड़ेगा, पक्का। हाँ सर, मैं बताता हूं, देखो क्या कैसे आंसर आएगा डायरेक्ट। पहले इसको देख लो। हाँ सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर पेपर में 2 हो गए, 3 हो गए, तो 4 हो गए, तो एक एक हो गया, तो एक वाला तो देख ही चुके हैं। खाली एक होता, ये नहीं होता, खाली एक होता तो कितना होता, 4 kg। या सीरीज में होते तो सब में 4 kg, पैरेलल में 2 तो 4 के 2 टुकड़े हो गए, पैरेलल में 3 तो 4 के 3 टुकड़े, पैरेलल में 4 तो 4 के 4 टुकड़े। तो की पॉइंट लिख दो। मैं कहा पहले आप इसको देख लो कितना इजी है। हाँ सर। अच्छा, आप बोलोगे सर टेंशन सेम क्यों? बेटा और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, मुझे सेम लेना पड़ेगा तभी मेरा आंसर आएगा, नहीं तो मैं तो फंस जाऊंगा T1 और T2 में। आप समझे, 2 वेरिएबल आ जाएंगे T1 T2, इक्वेशन यही है कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए आप मान के चलना, अगर नहीं भी दे रखा हो तो आप मान के चलना कि स्प्रिंग बैलेंसेस कैसे हैं बेटा, सिमिलर स्प्रिंग बैलेंसेस हैं। प्लीज आप मान के चलना, है ना, सिमिलर स्प्रिंग बैलेंसेस। अब आप देख लो, फिर थारा भाई ट्रिक सिखा देगा एकदम, ठीक है। की पॉइंट रेडी कर रखा है, पैरेलल वाला है, कैसे जुड़े हुए हैं, स्प्रिंग बैलेंस 1, स्प्रिंग बैलेंस 2, स्प्रिंग बैलेंस 3, स्प्रिंग बैलेंस 4, डॉट डॉट डॉट, ऐसे एन आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंसेस इन पैरेलल। क्या लिखा हुआ गुरुदेव? ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एन आइडेंटिकल, सारे आइडेंटिकल है तब ये की पॉइंट काम करेगा, और पेपर में आइडेंटिकल ही होंगे, गारंटी है। एन आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंसेस इन पैरेलल, एन आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंसेस इन पैरेलल। समझ में आ गई बात? हाँ सर बात समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे 4 बनाए, आप 40 बना लो, 400 बना लो, मैंने तो बोल दिया एन आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंसेस पैरेलल में है। मान लो इन सबसे एक ही मास कनेक्टेड है, m kg, तो यहां पे लिखा हुआ है रीडिंग ऑफ ईच स्प्रिंग बैलेंस। देख क्या लिखा है, रीडिंग ऑफ ईच स्प्रिंग बैलेंस। कितना कितना वेट आएगा इसका नीचे की तरफ, सर mg, उसको n से डिवाइड कर दे जितने भी स्प्रिंग बैलेंस है, mg बाय n न्यूटन। अगर तेरे को केजी में चाहिए तो केजी में चाहिए तो इसको 10 से डिवाइड करेगा, यानी जी से डिवाइड करेगा, तो जी गायब हो जाएगा, तो कैपिटल M बाय N केजी। कॉमन सेंस वाली बात है। इधर देख, यहां पे कितना था, 4 केजी। अगर मुझे केजी में इनकी रीडिंग चाहिए तो कितने स्प्रिंग बैलेंस है, 2, तो 4 केजी डिवाइड बाय 2, 2 केजी आ गए ईच, 2 केजी 2 केजी। 3 होते तो 4 केजी बाय 3, 4 केजी बाय 3, 4 केजी बाय 3। 4 होते तो 4 बाय 4, 4 बाय 4, 4 बाय 4, 4 बाय 4। 5 होते तो 4 केजी बाय 5, 4 केजी बाय 5, 4 केजी बाय 5। अरे बस करो सर, n है तो m बाय n, केजी में रीडिंग चाहिए, पेपर में देख लेना न्यूटन में है कि
केजी में। तो केजी में तो कैप जो मास लटका हुआ ना, बस इसको एन से डिवाइड कर दे जितने भी पैरेलल में स्प्रिंग बैलेंसेज है ना। और अगर न्यूटन में चाहिए तो एम जी बाय स्मॉल एन। ये रही अपनी ट्रिक, ये रहा अपना की पॉइंट। हालांकि आज तक इस पे सवाल पूछा नहीं, पर पूछेगा तो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा इसको फोड़ फाड़ के आ जाएगा। सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल करना है, इसको पहले छापना है तो छाप लो, जल्दी से छाप लिया। हाँ सर, सवाल करना है तो इसमें 100 स्प्रिंग बैलेंस ले लेता हूं मैं, वैसे तो जरूरत नहीं है। मान लो कितने 100 स्प्रिंग बैलेंस ले लिए मैंने, मान लो मैंने ले लिया 100 आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंस। और ये मास में ले लेता हूं, कितना ले लेता हूं, मास ले लेता हूं मैं 1000 kg ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं? 1000 kg। तो रीडिंग कितनी आएगी हर एक की? रीडिंग कितनी आएगी हर एक की? न्यूटन में निकालनी है चाहे केजी में निकालनी है। देखो इधर सर, ये 1000 kg का मास है और ऐसे 100 आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंसेस हैं। ये हो गया एग्जांपल, ये हो गया भैया और बेटे एग्जांपल। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ ईच स्प्रिंग बैलेंस कितनी आ जाएगी बेटा? सर अगर केजी में चाहिए तो डायरेक्ट जितना भी केजी ना 1000 kg, उसको नंबर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस से डिवाइड कर दो। 100 स्प्रिंग बैलेंस है तो 1000/100, ये आ गया 10 kg, ये आ गया 10 kg। यस सर। लेकिन अगर न्यूटन में चाहिए तो उस पर कितना mg लगेगा? कितना mg लगेगा? या कॉमन सेंस वाली बात है कि kg को अगर उससे मल्टीप्लाई कर दोगे g से तो आपको न्यूटन में आ जाएगा। नहीं तो ऐसे देख लो, इस पे कितना फोर्स लगेगा? सर mg 1000 इंटू 10 न्यूटन, और उसको किससे डिवाइड कर दो? जितने स्प्रिंग बैलेंस है 100 है ना, तो ये आ गया आपके पास 100 न्यूटन। रीडिंग आ गई 100 न्यूटन में आ गई और केजी में 10 kg आ गई हर स्प्रिंग बैलेंस की। देख लीजिए इसको, ये की पॉइंट छापना है, छाप लीजिए। छाप लिया सर, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये की पॉइंट क्या तो एग्जाम्पल है, ये हो गया डन सर, ये तो डन। ठीक है, अब देखो यार, इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल है जो पेपर में पूछ सकता है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग वाला। कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, मेरी बात सुनो, पहले भाई की बात सुनो। भाई ने क्या ट्रिक बताई थी कोई भी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालने के लिए? भाई की ट्रिक क्या थी? सर भाई की ट्रिक ये थी कि स्प्रिंग बैलेंस हटा के मासलेस रोप लगा दो, और उस मासलेस रोप में जितनी भी टेंशन हो वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी, है ना। क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा, मंकी वाले सवाल पढ़े। फिर स्प्रिंग F बराबर -kx, उसका ग्राफ वो थीटा, तो ये भी थीटा, k बराबर tan थीटा, के का यूनिट न्यूटन पर मीटर है, mt-2 उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, रिजिडिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। जितना ज्यादा रिजिडिटी कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ढीठ, जितना कम स्प्रिंग कांस्टेंट उतना कम ढीठ, जितना ज्यादा ढीठ उतना खींचने दबाने में दिक्कत होगी, जितना कम ढीठ उतना आसानी से खींच और दब जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। किस किस पे डिपेंड करता है? नेचुरल लेंथ पे, कैसे? इनवर्सली। और किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। सही है। फिर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग के लिए स्प्रिंग बैलेंस हटाओ, मासलेस रोप लगाओ, और मासलेस रोप में टेंशन लाओ। सीरीज में कितने भी स्प्रिंग बैलेंस जुड़े वो सब की रीडिंग एक ही आएगी। पैरेलल में अगर n स्प्रिंग बैलेंस जुड़े हैं और m मास टंगा हुआ, तो हर एक की रीडिंग आ गई mg/n न्यूटन या m/n kg। सर बस इतनी देर में हमने इतना ही पढ़ा, मैं कह तो रहा हूं इतना सही कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस अपन ज्यादा करते हैं और कुछ नहीं। इधर देख, पहले मेरी बात सुन ले। और सर तो बहुत खतरनाक, कुछ नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। इन द अरेंजमेंट शोन द पुलीज आर फिक्स्ड and ideal, the string are light and s is a spring balance which is itself massless। कही थी मैंने, स्प्रिंग बैलेंस भी मासलेस देगा। ये मासलेस स्प्रिंग बैलेंस है, ये इसका हुक है जिससे दीवार पे टांगते हैं, बस दीवार पे टांगने की वजह इससे एक मास लटका दिया। और ये जो हुक होता है ये वाला, जिसमें सच में हम मास टांगते हैं, जिसमें सच में हम मास टांगते हैं, ये हुक होता है ना। हाँ सर, तो इस हुक से हमने एक और मास टांग दिया 5 kg। हाय हुकू हाय हुकू हाय हाय, हाय हुकू हाय हुकू हाय हाय। द रीडिंग ऑफ एस इन यूनिट्स ऑफ मास। अब सुनो, द रीडिंग ऑफ एस इन यूनिट्स ऑफ मास। तो कभी कभी नीट का सन की बुड्ढा ऐसे बोल देगा यूनिट्स ऑफ मास, फिर तुम बोलोगे तो पढ़ाया ही नहीं। अबे यूनिट्स ऑफ मास मतलब मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। तो ये बोल रहा है केजी में, कहने मतलब है ना, बात घुमाने फिराने का तरीका है, बेवकूफ बनाने की कोशिश है। यूनिट्स ऑफ मास मतलब मास का यूनिट क्या होता है? केजी। तो बोल रहा है एस की रीडिंग बताओ केजी में। खैर वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, बहुत आसान, बहुत आसान। जब भी देखो सेम मास दोनों तरफ हैंग हो, सेम मास दोनों तरफ हैंग हो, सेम मास दोनों तरफ हैंग हो, जैसे m और m, तो रीडिंग भी डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? m kg आ जाएगी। सिंपल। जैसे दोनों तरफ, क्या दो ही तो केस हो सकते हैं? कैसे? इस अरेंजमेंट में एक तरफ एक मास, एक तरफ एक मास, हाँ या ना? हाँ सर। तो एक संभावना ये कि दोनों मास सेम होंगे, m kg और m kg। एक संभावना ये है कि दोनों मासेस अलग अलग होंगे, m1 m2। इसके अलावा तो कोई संभावना नहीं। तो संभावना तो हमारी कॉलोनी में रहती। मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है बेटा, तेरी कॉलोनी में तो सभी रहते हैं बेटा, है ना।
एम के जी दोनों मास सेम हो गए, या M1 M2 दोनों की ट्रिक बता दे रहा हूं, कुछ भी नहीं है। अगर दोनों तरफ सेम मास है, दोनों तरफ सेम मास है, इसको जब तू हटाएगा ना, मासलेस रोप लगाएगा, टेंशन। दोनों तरफ सेम मास, कुछ याद आया? अरे सर तो पुली का है केस 3, दोनों तरफ सेम मास, ना कोई भारी ना कोई हल्का, कहीं नहीं जाता, और टेंशन कितना हो जाता है mg। हाँ सर, तो मैं तो डायरेक्ट तेरे को बता रहा हूं, जो रीडिंग आएगी ना बेटा, डायरेक्ट दोनों तरफ सेम मास है। ये हो गया केस 1, ये क्या हो गया केस 1, दोनों तरफ सेम मास है, तो इसकी जो रीडिंग आएगी वो कितनी आ जाएगी? सीधे कितना मास टंगा हुआ है? m ना, तो या तो mg न्यूटन बोल दो न्यूटन में, या फिर mg न्यूटन बोल दो, या g से डिवाइड कर दो तो kg में आ जाएगा mkg। ओ माय गॉड दया, जैसे मान लो यहाँ पे mkg टंगा है, तो इसकी रीडिंग भी mkg हो जाएगी। न्यूटन में चाहिए तो mg न्यूटन आ जाएगा। सिंपल, डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम। ये बढ़िया है सर, ये बढ़िया है सर, ठीक है ना। ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 1। केस 1 पे एग्जांपल करवा, तेरे को छापना है तो तू छाप ले, तेरे को छापना है तो तू छाप ले। रीडिंग डायरेक्ट मैंने बता दी, दोनों मास सेम है ना, mkg तो रीडिंग भी mkg, ऐसी की तैसी, ठीक है। हाँ सर, सर केस 1 पे एग्जांपल, केस 1 पे एग्जांपल कहां गया केस 1? यार ये रहा केस 1, ये रहा केस 1 पे एग्जांपल। मैंने कहा 5 kg लटके हुए ना, 5 kg रीडिंग ही तो चाहिए। तो कुछ नहीं, जब केस 1 है तो सेम मास लटके हुए, तो रीडिंग कितनी होगी? 5 × 10 50 न्यूटन, न्यूटन में चाहिए तो ये ले लो, या फिर केजी में चाहिए तो जितना लटका 5 kg, रीडिंग भी 5 kg। वाह यार गुरुदेव, ये बढ़िया है, इतना इजी है, सच में इतना इजी, आप देख लो, सच में इतना, मतलब पेन चलाना ही नहीं पड़ रहा, पेन चलाना ही नहीं पड़ रहा। बहुत अच्छी बात है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो केस 1 हो गया, मास दोनों तरफ से mkg तो रीडिंग भी mkg, ठीक है। या न्यूटन में चाहिए तो mg न्यूटन। इस पे एग्जांपल कर लिया। सर अगर मास अलग अलग हो गए, m1 और m2 हो गए, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, फिर से वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुना, फिर से ध्यान से, क्या बोल रहा है? द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन यूनिट्स ऑफ मास, एक m1 एक m2। आपको याद है क्या, जब दो मास हम एटवुड मशीन से पुली से लटका देते थे, अगर इसकी रीडिंग निकालने के लिए मैं यहां पे हटा के, इसको हटा के एक वो लगा दूं, मासलेस रो, तो क्या ये पुली का, आपको पुली आना चाहिए, आपका पुली का टाइप 1 नहीं हो गया? पुली का टाइप 1 क्या था? एक पुली, एक रस्सी, उसके अक्रॉस m1 m2, या ये इस तरीके से दो पुली ऐसे m1 और m2, रीडिंग सेम होती। कितनी टेंशन की रीडिंग कितनी होती थी सर? टेंशन की रीडिंग होती थी, तो जो टेंशन की रीडिंग होती थी वही यहां पे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था स्प्रिंग बैलेंस हटाया, मासलेस रोप लगाया, और ये पुली का कौन सा केस आया? अयो अयो बोलो ना जी, पुली का केस 1 आया। केस 1 दो दिखने, या तो इस तरीके से था, केस 1 याद होगा आपको, एटवुड मशीन, हाँ सर, m1 m2 एक ऐसा था, और इसके जैसे ही दिखने वाला ऐसा था। तो उसमें टेंशन की वैल्यू कितनी आती थी? टेंशन की वैल्यू आती थी बड़े भाई 2m1 m2g डिवाइडेड, हाँ 2m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। लेकिन ये जो यूनिट आया, ये तो न्यूटन में आया। हाँ बड़े भाई, तो जो रस्सी में टेंशन, वही तो रीडिंग होगी, वही तो रीडिंग होगी। यस सर, तो सर आंसर आना चाहिए 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2, लेकिन बेटा आंसर है 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2। रीजन ये कि उसने इन यूनिट्स ऑफ मास, यानी उसने केजी में पूछा है, तो केजी में जब पूछा होता है तो जी से या 10 से डिवाइड कर देते, तो केजी में रीडिंग कितनी आ जाएगी? केजी में रीडिंग कितनी आ जाएगी? तो न्यूटन की रीडिंग हो गई। केजी की रीडिंग लाने के लिए जी से या 10 से डिवाइड कर दे, कितना हो गया? 2m1 m2। अरे यार गुरुजी, बिना कलम चलाए ये सवाल हो जाएगा पेपर में, फ्री के 4 नंबर। ये केजी की रीडिंग आ गई, लो कर लो बात। तो पेपर में देख लेना कि अच्छा, अगर उसने खाली रीडिंग बोला होता और ये नहीं बोला होता इन यूनिट्स ऑफ मास या इन टर्म्स ऑफ केजी, तो मैं तो ये लगाता न्यूटन वाला, अंडरस्टूड है। लेकिन अगर वो बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ केजी या इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मास, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो केजी की रीडिंग पूछ रही है। ये आया कहां से? पुली का, एटवुड मशीन का केस 1, टाइप 1। टेंशन इन द रोप कितनी होती थी? 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2। तो जो टेंशन होती थी रस्सी में, क्योंकि इसको हटा के मासलेस रस्सी लगाऊंगा, टेंशन आएगी 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2 न्यूटन में। या फिर केजी के लिए 10 से डिवाइड कर दिया, जी से डिवाइड कर दिया, केजी का आ गया। ये हो गया केस 2, ये हो गया केस 2 जी गुरु जी, ये हो गया केस 2, ये केस 2 हो गया, ये केस 1 हो गया, है ना। सर केस 2 पे एग्जाम्पल दे दो, मैं कहा अभी दे देंगे। ये केस 1 हो गया बेटा, ठीक है।
और ये ले ले, कहां गया, ये रहा केस टू पे एग्जाम्पल है। अब कुछ छापना है, छाप ले। अरे ये बार बार थोड़ी ये पूरा लिखेगा यार, बार बार थोड़ी पूरा लिखेगा यार, है बार बार थोड़ी लिखेगा। अब कोई भी बड़ा इसमें से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल में, चल मैं हटा देता हूं, नहीं तो तेरा पेट दुखेगा कि सर M1 बड़ा कि M2 बड़ा। अभी हटा ही दिया मैंने, ठीक है ना। अरे बार बार ये मत लिखना, ये डायग्राम बनाना, नोट्स बनाएगा ना, डायग्राम बनाना केस 1, एक बार डायग्राम बनाना केस 1 ये वाला, ठीक है, लिख लेना रीडिंग कितनी आएगी। वापस से ये वाला डायग्राम बनाना केस 2, मासेज अलग अलग हैं, ये रीडिंग लिख लेना, ठीक है, उस पर सवाल लिख लेना। अब इसकी रीडिंग बता दे मेरे को कितनी आएगी, घर पे कर लियो, चल घर पे करेगा। हाँ सर, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मास पूछिए, समझदार को इशारा काफी। रीडिंग कितनी होगी निकाल लेना, एक है 10 kg और एक है 5 kg, कर लेना बेटा होमवर्क में, है ना। सारी बूंदी यही लूट लेगा तो घर पे क्या करेगा दोस्त, सारी बूंदी बेटा यही लूट लेगा तो घर पे क्या करेगा दोस्त। नहीं सर कुछ नहीं हो तो कर लेंगे सर घर पे, ठीक है, ये डन हो गया। चले बेटा आगे, हाँ गुरुदेव आगे बढ़ो, ठीक है, 5 kg 10 kg। अच्छा अब एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल है जो कि बहुत ही आसानी से हो जाने वाला है, लेकिन इसने यहां पे क्या किया, स्प्रिंग बैलेंस को और इंक्लाइन प्लेन को कोलैब कर दिया। कोलैब हो गया किस किस का, स्प्रिंग बैलेंस का और इंक्लाइन प्लेन का। बहुत इजी, इंक्लाइन प्लेन पढ़ लिया, हाँ सर बिल्कुल पढ़ लिया। देखो सवाल क्या कह रहा है बेटा, डरना नहीं, दुआ करनी कि इस तरीके का सवाल पेपर में आए ही आए, बहुत इजी है। A body of mass 5 kg is suspended by a spring balance on an inclined plane as shown in figure. The spring balance measures, जैसे ही हमने देखा स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स, यानी स्प्रिंग बैलेंस की साहब रीडिंग पूछी है, यानी स्प्रिंग बैलेंस को हटा के रस्सी लगा दो तो रस्सी में टेंशन पूछा और कुछ नहीं पूछा, ठीक है। तो मैं इस पे आऊंगा, आप मेरी बात सुनो, ये आप मत करो, मेरी बात सुनो, मैं इस पे आऊंगा। मान लो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना साहब, इंक्लाइन प्लेन का एंगल हो गया थीटा। मान लीजिए यहां पे रस्सी से आपने एक ब्लॉक को रोके हुए रखा है, क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है कि यार ये ब्लॉक रोके नहीं रुकेगा अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस हुआ। आपने रखा नीचे गया, आपने रखा नीचे गया, आपने रखा नीचे गया, ऐसे। लेकिन इसको रोके रखने के लिए आपने इसको बांध दिया रस्सी से बांध दिया। बोले अब भाग के दिखा, अब जाके दिखा, अगर तेरे में हे हिम्मत जाएगा, है ना। तो अब रस्सी में टेंशन अगर कोई पूछेगा तो सीधे mg sin थीटा। कैसे, क्योंकि इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, देखो इस ब्लॉक पे एक तो नीचे की तरफ लग रहा है, मुझे पता है आप बोलोगे सर नॉर्मल mg, मैंने कहा नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा। और रस्सी है तो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना। रस्सी है तो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द लेंथ ऑफ द नॉर्मल। तो ये कितना फोर्स हो गया, मान लो दिस इज m, तो नीचे की तरफ हो गया mg sin थीटा। एक सेकेंड बेटा, हाँ सर ठीक है ना, नीचे की तरफ हो गया mg sin थीटा। याद है कि भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, हे हो नीचे की तरफ mg sin थीटा और ऊपर की तरफ टेंशन। सर mg cos थीटा और नॉर्मल, वो तो आपको पता ही है, वो तो पता है यार, n और mg cos थीटा तो बैलेंस हो जाते हैं, एन और mg cos थीटा तो बैलेंस हो जाते, तो उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और यहां पे अब क्योंकि कहीं भी नहीं जा रहा है तो रुका हुआ है, तो डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड इंक्लाइन और अपवर्ड इंक्लाइन फोर्स सेम होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि उस पे जो भी फोर्स लग रहे हैं वो बैलेंस हो रहे, तो एक तो नॉर्मल लग रहा है और एक mg cos थीटा है, तो हमें याद है कि n और mg cos थीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैं n और mg cos थीटा की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं ऊपर की ओर टेंशन और नीचे की ओर mg sin थीटा बराबर हो गए। अगर mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा टेंशन से तो रस्सी टूट जाएगी, नीचे आ जाएगा। अगर टेंशन mg sin थीटा से ज्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, तो आप बोल सकते हो कि टेंशन की जो वैल्यू है ना बेटा, ये एक तरीके का की पॉइंट हो गया, ये एक तरीके का की पॉइंट हो गया। टेंशन जो है ना वो कितना आ रहा है, mg sin थीटा आ रहा है। टेंशन कितना आ रहा है डायरेक्ट, mg sin थीटा। क्या ये हमेशा होगा, हाँ हमेशा होगा, ये की पॉइंट है। इंक्लाइन प्लेन पे मान लीजिए कोई ब्लॉक स्मूथ सरफेस है ना, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं हो रही। कैसा सरफेस है प्यारे बच्चों, गुरुदेव स्मूथ सरफेस है, तो हम बोलेंगे कि ये हो गया आपका की पॉइंट, है ना, हम बोलेंगे और इस तरीके के सवालों को खोलेंगे। तो टेंशन कितना हो गया, डायरेक्ट mg sin थीटा, इसको देख लो, हाँ सर इजी है, टेंशन डायरेक्ट क्या हो गया, mg sin थीटा। अब करना क्या, कुछ नहीं, स्प्रिंग बैलेंस हटाऊंगा, एक मासलेस रोप लगाऊंगा और टेंशन, स्प्रिंग बैलेंस को हटा के मासलेस रोप लगा दे, मन की आंखों से देख, स्प्रिंग बैलेंस थोड़ी है, रस्सी है,
रस्सी में टेंशन कितना हो गया? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप क्या करोगे कि स्प्रिंग बैलेंस हटा के मासलेस रस्सी लगाओगे, और मासलेस रस्सी में जो टेंशन होगी वही तो रीडिंग होगी। तो मैं दोबारा से डायग्राम क्यों बनाऊं? मैं तो डायरेक्ट ये नहीं बोल दूंगा क्या कि जो रीडिंग होगी वही वो टेंशन के बराबर होगी। और टेंशन कितनी होगी बेटा? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। मास कितना हो गया? 5। जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो कितना हो गया? 50 साइन 30 हो गया हाफ, 25 न्यूटन आया मेरा आंसर। क्या यहाँ पे आंसर ऑप्शंस न्यूटन में दे रखे? हाँ सर न्यूटन में दे रखे। केजी में दे रखे होता तो 2.5 kg आ जाता, इसको 10 से डिवाइड करके। यार सर ये तो बहुत ईजी है, बस यही तो खेल है। स्प्रिंग बैलेंस को हटा के रस्सी लगाई, रस्सी का टेंशन कितना? mg sin थीटा, वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है। देख रहे हो? मजे देख रहे हो कि नहीं? साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, फिजिक्स के सारे मजे कैश करोगे साढ़े नाल। सही है? हाँ सर बिल्कुल सर, काटा कितना इजी है ना। हाँ मालिक बिल्कुल इजी। अब मैं आपको दो स्टैंडर्ड सवालों से मिलाता हूं जो कि पेपर में पूछ सकता है, जो कि पेपर में पूछ सकता है ना। ये तो खैर हो ही गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको फिर अपना स्प्रिंग वाला पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ये देख लिया। अब देखो, ये वाला सवाल आप नहीं सॉल्व करोगे, ये सवाल भाई सॉल्व करेगा और आप सीखोगे। फिर आप बोलोगे हमें मौका चाहिए, तो मैंने कहा भाई मौका मिलेगा और मौके पे चौका मार देना। ठीक है? तो सीधा बैठ जाए, एकदम एकदम सीधा बैठ जाए। तेरा स्प्रिंग वाला हिसाब किताब पूरा क्या करने वाला हूं मैं? खत्म करने वाला हूं। तू बस सीधा बैठ जा बेटा, है ना? सीधा बैठ गया। अब देख क्या लिखा हुआ है। सर तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, इसमें करना क्या? मैंने कहा ना 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 बेटे, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में दो ब्लॉक जुड़े होते थे, मान रहा हूं, लेकिन रस्सी से, यहां पे रस्सी से ना जुड़े, यहां पे जुड़े स्प्रिंग से। और रस्सी यानी स्ट्रिंग और स्प्रिंग में उतना ही फर्क है जितना करीना और कैटरीना में, जितना दिन और रात में, जितना गार्लिक ब्रेड और गार्लिक नान में। बेटा जो स्ट्रिंग होती है ना, वो कैसी होती थी? इनएक्सटेंसिबल, खिंचने वाली नहीं होती थी। लेकिन ये स्प्रिंग है, ये खिंच जाएगी। तो यहां पे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज को अप्लाई मत करना। कैसे पता चलेगा मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज को नहीं अप्लाई करना है? स्प्रिंग दिख गई, स्प्रिंग में गुरुजी ने बता दिया मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज से सॉल्व नहीं करेंगे। बाकी रस्सी होती तो करते, मजे से करते। बोला जा रहा है द मासेस ऑफ 10 kg, इसीलिए मैंने लिखवाया अलग से सवाल। द मासेस ऑफ 10 kg इन 20 kg आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग एज शोन। ठीक है? अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्स ऑन द 20 kg मास, 200 न्यूटन लग रहा है 20 kg पे। एट द इंस्टेंट शोन, मतलब जब आपको ये स्नैपशॉट यानी कि फोटो खींच के दी गई है, एट द इंस्टेंट शोन द 10 kg मास हैज एन एक्सेलरेशन, 10 kg का एक्सेलरेशन है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 kg का जो मास है ना बेटा, इसका एक्सेलरेशन आपको गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास, 20 kg मास का क्या एक्सेलरेशन है? बच्चे पता है क्या करते हैं? बोले गुरुजी साथ साथ में चल रहे हैं, साथ साथ में चल रहे हैं सर, इसका एक्सेलरेशन 12 दे दिया तो सर प्रॉब्लम क्या? कितना सड़ेला सवाल है सर, इसका एक्सेलरेशन आपको 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। मैंने कहा तो उसका भी तो 12 ही होगा, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में सेम एक्सेलरेशन से चलते हैं। मैंने कहा बेटा ऐसा मत कर, जब वो धागे से जुड़े हुए थे तो धागा खिंचता नहीं है, तो अगर ये 12 से चल रहा होता तो ये भी 12 से चल रहा होता, ये 12 से तो ये भी 12 से, लेकिन ये स्प्रिंग है, ये खिंच जाती है, तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। सेम हो भी सकता है, नहीं हो सकता, कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज की, मतलब है ना। तो आप तो मान के चलो कि भाई एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि बीच में स्प्रिंग है। देखो मैं आपको दिखाऊं, घीसू बेटा इधर आओ। यस देखो स्प्रिंग है, एक ब्लॉक इधर और एक ब्लॉक इधर, मतलब आप समझो एक ब्लॉक इधर पीछे एक ब्लॉक इधर। अब जब मैं आगे वाले ब्लॉक को खींच रहा हूं तो रस्सी, जैसे ये रस्सी है, आगे वाला ब्लॉक इधर पीछे वाला ब्लॉक इधर, तो जब रस्सी से जुड़े हुए होते तो साथ साथ चलते, साथ साथ चलने का मतलब सेम एक्सेलरेशन। लेकिन बेटा यहाँ पे आ गई स्प्रिंग, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है। अब आप आगे वाले ब्लॉक को खींच के, अच्छा फील आ गई सर, पूरी फील आ गई, फुल पैसा वसूल हो गया। अब आप आगे वाले ब्लॉक को खींच के ले जा रहे तो ये तो स्प्रिंग तो खींच गई ना, स्प्रिंग तो खींच गई, स्प्रिंग खींच गई। तो बेटा जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन सेम हो, क्योंकि बीच में स्प्रिंग है। रस्सी होती तो खिंचती नहीं, स्प्रिंग खिंच जाती है, स्प्रिंग खिंच जाती है। ठीक है? हाँ सर, तो सेम एक्सेलरेशन नहीं होगी। बच्चे यहां पे ना सीधे आओ देखे ना ताओ, सीधे आंसर लगा दिया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं यार ऐसा मत करो, ट्रिक सिखा दो। ट्रिक क्या, पूरा सॉल्व, इसमें कोई ट्रिक नहीं, इसमें तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कोई इसमें ट्रिक नहीं, पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? हर चीज में ट्रिक नहीं लगती ना भाई। अब वो स्प्रिंग बैलेंस में सीरीज पैरेलल में लग गई, जरूरी थोड़ी।
हर चीज में लगे इसके। हाँ, आगे जो मैं स्टैंडर्ड सवाल पढ़ाऊंगा उसमें बढ़िया सी ट्रिक लगेगी, बढ़िया सा की पॉइंट बताऊंगा। इसको तो ईमानदारी से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? अब देखो, ये तो जाहिर सी बात है कि आप इस ब्लॉक को खींच के ले जा रहे हो, तो यार रस्सी तो खींच रही है, रस्सी खींच रही है, ये अपन मान के चल रहे कि रस्सी खींच रही है ना। तो मैं यहाँ पे 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो मैं बोलूंगा 20 kg पे एक तो लग गया 200 न्यूटन और एक लग गया स्प्रिंग फोर्स। क्यों? रस्सी खींच रही है। आप ही मुझे बताओ ना, रस्सी खींच रही है कि नहीं? हाँ सर। आप आगे वाले ब्लॉक को खींच के ले जा रहे हो, पीछे वाला ब्लॉक साथ साथ आ रहा है, मतलब साथ मतलब चल रहा है लेकिन सेम एक्सेलरेशन से नहीं। तो आपने बोल दिया रस्सी, रस्सी यानी स्प्रिंग खींच रही है। तो जब स्प्रिंग खींचती है तो फोर्स कैसा लगता है, याद करो। हाँ सर, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि इसको आगे चला कौन रहा है? इसको आगे ये वाला स्प्रिंग फोर्स चला रहा है ना। ये अगर राइट साइड जा रहा है तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग फोर्स राइट साइड लग रहा होगा इस पे। और स्प्रिंग जब खिंचती तब क्या होता है? देखो, याद है कि भूल गए? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर याद है। देखो, स्प्रिंग जब खिंचती है, कहां गई खिंचने वाला केस, इलोंगेशन। स्प्रिंग जब खिंचती है तो स्प्रिंग फोर्स दोनों अंदर की तरफ है। हाँ सर, ठीक है। तो हुआ क्या बेटे? वापस चलते सवाल पे, वापस चलते सवाल पे, चला जा। हाँ सर, बिल्कुल सर, ठीक है। तो स्प्रिंग खींच रही है तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ, स्प्रिंग, इनको भूल जाओ, स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ। या फिर कॉमन सेंस से ऐसे देख लो कि अगर ये राइट की तरफ एक्सिलरेटेड है तो इसको खींच कौन रहा है? 20 kg? नहीं। इसको खींच कौन रहा है? 200 न्यूटन? नहीं। स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स खींच रहा है, तो स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स अगर इस पे इधर है तो इस पे इधर होगा। और ऐसे देख लो कि स्प्रिंग खींच रही है तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ, दब रही होती तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ। खैर, स्प्रिंग फोर्स अगर ये एफएस है तो ये भी स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? एफएस होगा। ये स्प्रिंग फोर्स एफएस हो गया, ये भी स्प्रिंग फोर्स एफएस हो गया। इसके लिए मैंने बोल दिया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। किसका? 20 kg का। इसका बेटा 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। हाँ सर, कितनी इसकी एक्सेलरेशन है मुझे नहीं पता। मैंने कही लेट सपोज इसकी एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए हो गई, वही तो पूछी है। हाँ सर, एक फोर्स लग रहा है आगे बेटा 200 न्यूटन और एक फोर्स लग रहा है बेटा पीछे स्प्रिंग फोर्स। सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया मैंने कहा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, बस एक फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, स्प्रिंग फोर्स। इसका मास कितना हो गया? 10 kg। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। और इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटा? ये तो अक्की पब्लिक को होता है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मुझे यहां तक बताओ, सबको क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया ना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हॉरिजॉन्टल में, वो नॉर्मल एमजी भाड़ में गया तो वर्टिकल है ना। मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स बनाओ ना। कोई बोलेगा एमजी भी लग रहा है नॉर्मल, अरे वो वर्टिकल में लग रहा है दद्दू, अपन तो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं। सीधा वेट, सीधा वेट, सीधा वेट। हाँ सर, तो यहां पे हमने बोल दिया एक फोर्स आगे और एक फोर्स स्प्रिंग फोर्स पीछे। एक्सेलरेशन राइट की ओर, सेम एक्सेलरेशन नहीं होगी। इस पे एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, स्प्रिंग फोर्स। और एक्सेलरेशन, अरे एक ही फोर्स लग रहा है इसमें हॉरिजॉन्टल की तरफ, स्प्रिंग फोर्स। एक्सेलरेशन होगी 12, मास हो गया। अब यहां पे मैंने बोला एफ नेट बराबर एम ए लगाओ। किसके लिए? इसके लिए। नेट फोर्स इस पे आगे की तरफ एक ही लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स एफ एस। मास हो गया 10, एक्सेलरेशन हो गया 12। कितना आ गया? स्प्रिंग फोर्स 120 न्यूटन। कॉमन सेंस, एक ही फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, एफ नेट बराबर एम ए लगाऊंगा। एक ही फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, स्प्रिंग फोर्स एफ नेट, एक फोर्स आगे की तरफ एफ एस। मास हो गया 10, एक्सेलरेशन हो गया 12। 10 इंटू 12 120, टकाटक स्प्रिंग फोर्स आ गया। गुरुजी आपने स्प्रिंग फोर्स निकाल के क्या उखाड़ दिया? वो तो हम वैसे भी निकाल लेते, तो बिना कलम चलाए निकाल लेते ना, कि इसको आगे की तरफ कौन खींच रहा है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 120। खैर कोई बात नहीं। अब आप इसको देखो, इसको देखो, देख लिया? यही सेम डायग्राम मैं अगले स्लाइड पे बनाऊंगा, यही सेम डायग्राम मैं अगले स्लाइड पे बनाऊंगा। ये 20 kg का मास हो गया, यस सर, ये 20 kg का मास हो गया, आगे की तरफ एक्सेलरेशन हो गया, 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है, पीछे हो गया स्प्रिंग फोर्स जो कि आ गया 120 न्यूटन, अभी ताजा ताजा। मैंने कही इसके लिए मैं लगाऊंगा एफ नेट बराबर है। बेटा ये कहां जा रहा है मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, खास बात नहीं। और तेरे को एक मौका भी दूंगा, घर पे तू आराम से सॉल्व करना बेटा, टकाटक। खैर, ये आगे की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ, आगे मतलब राइट की तरफ जा रहा है, तो ये बड़ा होगा फोर्स, ये छोटा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। राइट जा रहा है तो ये बड़ा ये छोटा, एफ नेट मतलब बड़ा माइनस छोटा। 200 माइनस स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया पीछे से 120 बराबर मास हो गया 20, एक्सेलरेशन हो गया ए। कितना आया? 200 माइनस 120 80, 80 बराबर 20 ए, है ना। 0 से 0 शहीद हो गया, यस सर, बिल्कुल सर। तो कितना आ गया बेटा? एक्सेलरेशन आ गया 8/2, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो वो आ गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। हाँ गुरुदेव, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपना आ गया आंसर। जी गुरुजी, बिल्कुल सर, देख लो।
गुरुजी हमारे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात बोल रहा है, बहुत अच्छी बात बोल दी तूने। हो गया क्या डन? हाँ सर देख लो पीछे क्या था इसके, ये छाप लिया था क्या? ये छाप लिया था क्या? इसको छापना हो तो छाप लेना। मैं एक काम करता हूँ, ये की पॉइंट पहले लिख देता हूँ और ये सवाल बाद में इसको छाप। अरे कुछ तो भी हो जाता है भाई इसको। ये देखो भाई टाइम मशीन दिख रहा है आपको, 2001 में लगे, अगस्त 18 2001। अगस्त 18 2001, गजब, बहुत ही बढ़िया। चलो इधर आओ। सिस्टम हैंग हो जाता है इसका जब ये सुबह से चल रहा होता है ना। खैर ये देख लो, ये छाप लो। अब इसको दोबारा समझा देता हूं, उसमें कोई खास बात नहीं। जब भी मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज होता था तो वो अपना ट्रिक जो लगता था ना, एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन पीछे का मास इनटू एक्सेलरेशन, या नॉर्मल बराबर आगे का मास इनटू एक्सेलरेशन। वहां पे रस्सी फस्सी हुआ करती थी, यहाँ पे स्प्रिंग है। अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे, सेम एक्सेलरेशन से नहीं चलेंगे। एफबीडी बनाओ इनका, खींची हुई है रस्सी, क्योंकि आप इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे हो ना, रस्सी खींची। और बाकी ऐसे देख लो इसको कौन खींच रहा है आगे, कौन चला रहा है इसको, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग अभी खींची हुई इसलिए स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है, इसका बना है। इसमें तो डायरेक्ट आ गया, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, 10 इंटू 12 120 न्यूटन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है। ये आगे जा रहा है ना, आगे की तरफ एक्सेलरेटेड है। मुझे नहीं पता कितनी एक्सेलरेशन, लेकिन मुझे ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है मित्र। तो ये आगे की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ। तो राइट वाला फोर्स बड़ा होगा, बड़ा माइनस छोटा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया? स्प्रिंग फोर्स 120 आ गया ना, तो बड़ा माइनस छोटा 200 माइनस 120 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब आप करोगे इस तरीके का सवाल। ये देखो डन हो गया। हाँ सर छाप लो इसको, यहां से इसका सॉल्यूशन शुरू हो गया बेटा। ये छाप लो, आगे चलते हैं, आगे बढ़ो। हाँ सर ये छाप लिया, छाप लिया सर। चलो भाई ये आप आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिंदास, वही सेम टू सेम सवाल है ना। अच्छा आज तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, आज तक पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक की पॉइंट बढ़िया सा, एक और स्टैंडर्ड सवाल है। अच्छा जो पिछला सवाल था वो कभी नीट में नहीं पूछा। अब हेडिंग देखो, हेडिंग क्या है बेटा? कटिंग ऑफ स्ट्रिंग इन स्प्रिंग प्रॉब्लम। समझाता हूं, कटिंग ऑफ स्प्रिंग नहीं है, ये है बेटा कटिंग ऑफ स्ट्रिंग। कहां पे? स्प्रिंग प्रॉब्लम में। तो किस तरीके का सवाल पूछ सकता है, किस तरीके का सवाल पूछ चुका है, क्या ट्रिक लगेगी, सब मैं बता दूं। देखो ये छत हो गई, ठीक है, ये हो गई स्प्रिंग, ऊपर आई एक स्प्रिंग, फिर एक आया एक मास, mu मतलब ऊपर का मास, mu मतलब ऊपर का मास, ठीक है। फिर आई एक स्ट्रिंग रस्सी और ये आ गया mn यानी नीचे का मास, ठीक है ना। ये ऐसे इस प्रकार से, ये हो गया ऊपर का मास, ऊपर का मास mu, और ये हो गया नीचे का मास, नीचे का मास, नीचे का मास। समझ में आ रही बात? हाँ सर, ऊपर का मास नीचे का मास। अब की पॉइंट क्या है और सवाल में क्या पूछता है तो मैं आपको बताता हूं। ये कभी भी स्प्रिंग को नहीं काटेगा, कभी भी। अगर काटेगा सवाल में तो स्ट्रिंग को काटेगा, जो रस्सी दिख रही है। और ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट आएगा, ऊपर स्प्रिंग, फिर ऊपर का मास, फिर स्ट्रिंग, फिर नीचे का मास। एक ही बार इसने पूरी हिस्ट्री में सवाल पूछा है इस पे, एक ही बार इसने पूरी हिस्ट्री में सवाल पूछा है 2017 में, वो भी हम करके देख लेंगे। और मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि कलम चलाए बिना हमारा ये सवाल बन जाएगा, ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो एक ही बार पूछा 2017 में, ऊपर स्प्रिंग, फिर कुछ ऊपर का मास, फिर स्ट्रिंग, फिर कुछ नीचे का मास। अब पूछता क्या है? सिर्फ एक बार पूछा 2017 में, ना उसके पहले कभी पूछा, ना उसके बाद कभी पूछा। पूछता क्या है और की पॉइंट क्या है, पहले तो अपने जहन में फटाफट से आंख बंद करके इस डायग्राम को चलो, ठीक है। छत है, स्प्रिंग है, एमयू ऊपर का मास, फिर स्ट्रिंग, फिर नीचे का मास। डन हो गया? हाँ बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस, ठीक है। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। ये करता क्या है? ऊपर स्प्रिंग होगा उसको टच नहीं करेगा, नीचे की जो रस्सी है ना, इस रस्सी के साथ इसने बहुत गलत किया। सर क्या कर दिया बेटा? इसको काट दिया। ओम फो, से हमने क्या कर दिया? स्ट्रिंग को कट कर दिया, स्ट्रिंग को कट कर दिया। ये सीजर से हमने इस नीचे वाली रस्सी को कट कर दिया। तो पेपर में क्या पूछता है कि इमीडिएटली इस स्ट्रिंग को, मैं लिख भी दूंगा, इमीडिएटली इस स्ट्रिंग को कट करने के बाद ऊपर वाले मास का और नीचे वाले मास का क्या एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। इमीडिएटली इस नीचे वाली रस्सी को कट कर दिया और काटते से ही ए और बी का क्या एक्सेलरेशन होगा, सॉरी ए और बी बोल रहा हूं, ऊपर का और नीचे का, ऊपर के मास का और नीचे के मास का क्या एक्सेलरेशन होगा, ऐसे वो पूछता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, तो समझ में आई गया ऊपर का मास नीचे का मास? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो पेपर में पूछता है,
पेपर में क्या पूछता है, फाइंड, टू फाइंड, ऐसे लिख देता हूं, टू फाइंड, क्या बोलता है पेपर में, टू फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ अपर एंड लोअर मास, अपर एंड ऊपर का और नीचे का, अपर एंड लोअर मासेस इमीडिएटली, तुरंत, बाद में नहीं, बाद में तो पता नहीं, जो होगा वो होगा, इमीडिएटली रस्सी काटते से, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, ये पूछता है वो, क्या, एक्सेलरेशंस ऑफ अपर एंड लोअर मासेस, ठीक है ना सर, एक्सेलरेशंस ऑफ अपर एंड लोअर मासेस इमीडिएटली आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, इस रस्सी के कटते ऊपर और नीचे वाले मास का एक्सेलरेशन। तो सुनना बहुत ध्यान से, की पॉइंट क्या है, यहां पे लिखा है की पॉइंट, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। इसकी एक्सेलरेशन नीचे वाले मास की, देखो अगर ये अरेंजमेंट है, चाहे ऊपर का मास ज्यादा हो नीचे का मास कम हो, चाहे ऊपर का मास कम हो नीचे का मास ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिक क्या है, इस रस्सी के कटते ही ये नीचे वाला मास जाएगा एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड से, कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी नीचे वाले मास की जी डाउनवर्ड्स, कितनी हो जाएगी जी, और वो भी कहां हो जाएगी, डाउनवर्ड्स। मतलब ये परम सत्य है, नीचे वाला मास, चाहे नीचे वाला मास ऊपर से भारी हो ऊपर वाले से हल्का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको काटा, नीचे वाला मास गया जी डाउनवर्ड से, और सर ये वाला जो मास है ऊपर वाला, इसकी एक्सेलरेशन होगी मास नीचे वाला एम एन, या ऐसे लिख देता हूं, नीचे वाला मास डिवाइडेड बाय, हमेशा काम करेगी ये ट्रिक अगर अरेंजमेंट ऐसा है तो, और ऐसा ही होगा अरेंजमेंट। हालांकि इस तरीके का सवाल अगर उसे पूछना होता तो पहले भी उसने कई दफे पूछा, सिर्फ एक बार 2017 में पूछ लिया उसने, पर हम रेडी है, नीचे वाला मास बाय ऊपर वाला मास इनटू जी, और कहां की तरफ होगी, इसकी एक्सेलरेशन होगी सर अपवर्ड्स। अभी मेरे को पहले ना लिखने दो, फिर मैं आपको एक बार और इसका ओवरव्यू देता हूं, फिर अपन सवाल करते ना, ऐसा थोड़ी मैंने ट्रिक बता दी भाई, सवाल करेंगे दो, और बिना कलम चलाए अपने सवाल हो जाएंगे। ये हो गया ऊपर वाला मास, और ये हो गया नीचे वाला मास, ये क्या हो गया बेटा, नीचे। मस्त की पॉइंट है ना, एकदम टकाटक। लाइट गई, कोई बात नहीं, चलने दो। हाँ भाई, फील आ रही है कि नहीं आ रही, एकदम ऑफलाइन वाली, एकदम लाइव वाली, हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी साक्षात आप अभी ही पढ़ा रहे हो, बस आपने चैट बंद कर रखी। सुनो, ये छत, स्प्रिंग ऊपर का मास, स्ट्रिंग नीचे का मास, स्ट्रिंग काटते से ही दोनों ब्लॉक के इमीडिएटली एक्सेलरेशन क्या होंगे, नीचे वाले का हमेशा होगा जी डाउनवर्ड्स, बात खत्म। ऊपर वाले का हमेशा कितना होगा सर, ये होगा नीचे वाला मास इनटू जी डिवाइडेड बाय ऊपर वाला मास, और ये कहां होगा अपवर्ड, इसका एक्सेलरेशन होगा ऊपर, ही जाएगा ऊपर, एक्सेलरेट होगा ऊपर की तरफ, और ये एक्सेलरेट होगा, ये जाएगा नीचे की तरफ। कितने एक्सेलरेशन होंगे इसको याद कर लो, नीचे का मास इंटू जी बाय ऊपर का मास, और ये जाएगा ऊपर, ऊपर वाला मास जाएगा ऊपर और नीचे वाला मास जाएगा नीचे, ये सही है, ऊपर वाला मास जाएगा ऊपर, नीचे वाला मास जाएगा नीचे। ये देखो इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड है ऊपर वाले की, और नीचे वाले की नीचे। इसको याद करो, सिर्फ इतना सा की पॉइंट याद करना है, कोई फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना यार, इतना आसान कर दिया मैंने आपके लिए, देखो सही है। हाँ बॉस, आसान तो हो गया, चले आगे, दिमाग में बसा लिया। मैं एक ब्लैंक पेज निकालता हूं, देखो देखो कुछ नहीं, देखो सुनो, छत, स्प्रिंग, ऊपर वाला मास, स्प्रिंग नीचे वाला मास, इसको काट दिया तो ये नीचे वाला मास नीचे जाएगा, ऊपर वाला मास ऊपर जाएगा, नीचे वाला मास जाएगा नीचे, एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स, ऊपर वाला मास जाएगा नीचे का मास इनटू जी डिवाइडेड बाय ऊपर का मास। बस यही तो की पॉइंट है बबुआ, लगा दे, इसको अप्लाई कर दे। हाँ सर, नीचे वाला मास इनटू जी बाय ऊपर वाला मास। चलो आओ अप्लाई करते हैं। वही क्या बोल रहा है, एक ही चीज बोलेगा बार बार, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी समझते हैं, अरे हाँ यार सर, ए किसको बोलना है बी किसको बोलना है, फिर वही बात, भाड़ में गया ए और बी। तेरे को तो मैंने ट्रिक बता दी ना, बस पेपर में वो देख लेना किसके एक्सेलरेशन पूछे, क्या पूछा, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ए एंड बी। ले मैं भी लिख देता हूं इसको ए एंड बी, इसमें कौन सी खास बात है, मैं भी लिख दूं ए एंड बी, खामखा कंफ्यूज होगा, कोई मतलब नहीं है, ऊपर का मास नीचे का मास, बात खत्म हो गई। यहां पे बोल रहा है फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली, एक बार लिख रहा हूं, 4-5 सवाल है, बार बार नहीं लिखूंगा, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग ऑफ
स्ट्रिंग, ठीक है ना साहब। तो देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, ये वाली जो स्ट्रिंग थी इसको काट दिया, कर लें सॉल्व। हाँ सर बहुत इजी है सर, बकवास है। मैं कहा कैसे सर, ये जाएगा जी नीचे, डाउनवर्ड जाएगा जी डाउनवर्ड, इसके एक्सेलरेशन, और सर इसके एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा पता है, ऊपर का मास, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट थोड़ा मैं समझ गए। हाँ सर, नीचे का मास इंटू जी डिवाइड बाय ऊपर का मास। तो सर इसकी एक्सेलरेशन कितनी, कुछ है ही नहीं ना, मतलब ट्रिक में अपना दिमाग चलाने नहीं है, हमें तो याद करना है बस, याद परफेक्टली हो जाए, गुड़ गोबर ना हो जाए, ठीक है। कितनी होती है इसकी एक्सेलरेशन, सर इसकी एक्सेलरेशन होती है ऊपर, और कितना होता है नीचे का मास m डिवाइडेड बाय ऊपर का मास m इंटू जी, और ये कहां होती है अपवर्ड्स, m से m शहीद हो गया, कितना आ गया आंसर जी अपवर्ड्स। लो कर लो बात, ये हो गया सॉल्व, कुछ नहीं करना पड़ा। सर आपने पेन चलाया, मत चलाओ ना, ये जी डाउनवर्ड और ये इसकी एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगी कितनी, नीचे का मास m डिवाइड बाय ऊपर का मास m इंटू जी, m से m कट गया, जी अपवर्ड्स आ गया। और करना है सवाल, और कर लो, ये देख लो, छाप लो। सर हमें वो छापना था, मैंने कहा भैया जी छाप लो ना यार, टेंशन किस बात की, ये लो छाप लो, ठीक है ठीक है, ये देख लो, देख लिया। हाँ सर, अगला सवाल हाजिर हो, लो भैया जी, लो भैया जी, ये लो 2017 का सवाल है, एक्सेलरेशन पूछिए, ऑप्शंस दे रखे ए बी सी डी, ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी, किस किस की एक्सेलरेशन पूछिए मैं आपको बता दूं, एक मिनट, किस किस की एक्सेलरेशन पूछिए मैं आपको बता दूं। देखो तो 2017 को तो मैं इधर लिखता हूं, 2017 में पूछा था, और यहां पे पहले आपसे पूछी ए की एक्सेलरेशन, फिर आपसे पूछी बी की एक्सेलरेशन, समझना बहुत ध्यान से, पहले ए ऊपर वाले की एक्सेलरेशन, बच्चे आंसर निकालने के बाद भी गलत टिक कराते हैं क्योंकि जोशीले नौजवान है ना, गर्म खून है। ए बी, पहले ए के एक्सेलरेशन के ऑप्शन हैं जी 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 बाय 3 जी बाय, फिर बी के एक्सेलरेशन के ऑप्शन हैं, तो आपने पहले देख लेना है कि ए मतलब ऊपर का मास है, बी मतलब नीचे का मास है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। हाँ सर चलो अब देख लेते ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या होता हूं आप बताओ, मैं क्या होता हूं आप बताओ। ये देखो ये पूछा क्या है सर, इसको कट कर दिया, कट करने के बाद इन दोनों की एक्सेलरेशंस पूछे, चलो बताओ, बहुत इजी हो गया सर, पॉज कर लो स्क्रीन, आ गया आंसर। हाँ सर हमारा तो आंसर आ रहा है सर, डी डी आएगा, देख लेते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर, जी डाउनवर्ड, उसने जी अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं पूछा, पर मुझे पता है इसका आएगा जी डाउनवर्ड, इसका कितना आएगा नीचे का मास डिवाइडेड बाय ऊपर का मास इनटू जी, एम से एम कट गया, कितना आ गया जी बाय 3, और पूछा नहीं है लेकिन डायरेक्शन मैंने बता दिया अपवर्ड, तो ए की एक्सेलरेशन आ गई जी बाय 3 अपवर्ड, बी की एक्सेलरेशन आ गई जी डाउनवर्ड। ऑप्शंस में क्या बोला, हो सकता है ऐसे बोल दे पहले बी की एक्सेलरेशन फिर ए की एक्सेलरेशन, ध्यान से दया, दिक्कत हो जाए, ए की एक्सेलरेशन जी बाय 3 और बी की एक्सेलरेशन जी, तो जी बाय 3 और जी कितना हो गया, डी ऑप्शन हो गया, कितना हो गया बेटा डी ऑप्शन हो गया, जी बाय 3 और जी। हाँ सर देख लो इसको, और सर मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा सर, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये देखो आप, सही है टकाटक। हाँ सर एक मौका चाहिए, अरे खूब मौके ही मौके हैं भाई तुम्हारे पास, ये लो, खुश रहो जीवन में, वही हिसाब किताब क्या, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, दोनों की एक्सेलरेशन होमवर्क में ले लो, इसको कट कर दिया, नीचे वाली रस्सी को कट कर दिया, दोनों के एक्सेलरेशन, और ठीक है ना, ये हो गया। लो भाई दो सवाल घर के लिए दे दिए, एक ये होमवर्क का क्वेश्चन और एक ये होमवर्क का क्वेश्चन, करते रहो काटते रहो रस्सी को, सही बात है। हाँ सर तो ये एक कॉमन सा टेम्पलेट है, लेकिन ये इसी केस में काम करेगा, और अगर पूछेगा तो यही केस पूछेगा, क्या, रस्सी, छत, स्प्रिंग, ऊपर का मास, स्ट्रिंग, नीचे का मास, इसको काट दिया, दोनों के एक्सेलरेशन, ये तो हमेशा होगा जी डाउनवर्ड्स, और ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा ऊपर की ओर, चाहे कोई सा मास भारी हो कोई सा मास हल्का हो, नीचे का मास डिवाइड बाय ऊपर का मास इनटू जी अपवर्ड्स। मैंने आपको इसमें अप्लाई करके भी दिखा दिया, मैंने आपको ये भी बतला दिया पीवाईक्यू करके, और मैंने आपको ये होमवर्क क्वेश्चंस भी दे दिए, ठीक है। अच्छा अब आता है स्यूडो फोर्स, यार स्यूडो फोर्स ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर जब अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो अभी दोपहर हो चुकी है ऑलरेडी, और 3 साढ़े 3 बज चुका है, 3:30 बज चुका है ऑलरेडी, तो अब मैं इसको एडिट करूंगा, फिर इसका लिंक बनाऊंगा, वो लिंक मैं भेजूंगा टेक टीम को, वो टेक टीम उस पर अपलोड करेगी, सर्वर पे अपलोड करेगी, तो टाइम लग जाएगा। मैं चाह रहा हूँ ये आपके पास ना 5-6 बजे तक पहुंच जाए, ऐसी मेरी कोशिश है। स्यूडो फोर्स बहुत छोटा है, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं,
इसके बस 2 स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं, 2 स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं और कुछ खास इसमें नहीं है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? सर आज हमने मंकी प्रॉब्लम पढ़ लिया। मंकी, एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं, क्विक रिकैप देख लेते हैं, फिर मैं लेक्चर बंद कर देता हूं, सुनना बहुत ध्यान से। क्विक रिकैप, मंकी अगर रस्सी से लटका हुआ है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अप डाउन जा रहा है, रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अप डाउन जा रहा है, टी बराबर एम जी। ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, टी बराबर एम इंटू जी प्लस ए। नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, टी बराबर एम इंटू जी माइनस ए। खत्म, सवाल कर लिए, पीवाई क्यू वाई क्यू सब निपटा दिया। सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, पीवाई क्यू तेरे को क्लास में करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा रहे सर, खूब पढ़ लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट फलाना ढिमकाना। उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस हटाओ, टेंशन मासलेस रोप लगाओ और जो टेंशन होगी उसमें वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। न्यूटन में देखिए तो न्यूटन में, नहीं तो न्यूटन को जी से या 10 से डिवाइड कर दूंगा तो केजी में आ जाएगा। सीरीज में खूब सारे स्प्रिंग बैलेंस लगे, सबकी रीडिंग सेम होगी, एमकेजी 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 एमकेजी। एन स्प्रिंग बैलेंसेस कैसे लगे हुए? हाँ, सब आइडेंटिकल मानने होंगे, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, है ना। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन अभी नहीं पढ़ा है मैंने, सीरीज पैरेलल वो बाद में इलास्टिसिटी में करेंगे, इलास्टिसिटी में आएगा वो। स्प्रिंग बैलेंस बोल रहा हूं, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल, स्प्रिंग को भी कट करते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होता है, वो इलास्टिसिटी में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आएगा, पहले मैं बता दूं, ठीक है। हाँ सर, खैर, तो अगर एन स्प्रिंग बैलेंस आइडेंटिकल वहां पे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो हर एक की रीडिंग होगी एम के जी बाय एन, एम बाय एन के जी, एम बाय एन के जी, एम बाय एन के जी, ठीक है सर। उसके बाद फिर वो बता दिया टाइप 1 जैसा हिसाब किताब था, 2 मासेस हैं, बीच में स्प्रिंग बैलेंस है, ऐसे दोनों सेम मास है, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी कितनी हो जाएगी? एम के जी हो जाएगी, एम के जी एम के जी एम के जी। अगर एक है M1 एक है M2 तो कितनी हो जाएगी न्यूटन में? वो टेंशन कितनी होती थी? 2m1 m2 जी बाय m1 प्लस m2 न्यूटन में, जी से डिवाइड कर देगा तो केजी में आ जाएगा, 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2, दैट्स इट। ये हो गया। इंक्लाइन प्लेन पे है, रस्सी है, ब्लॉक है, रस्सी में टेंशन mg sin थीटा, स्प्रिंग बैलेंस है तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग mg sin थीटा। फिर मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज जैसा दिखने वाला, एक ब्लॉक फिर स्प्रिंग फिर एक ब्लॉक, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चले। फिर ये वाला केस इससे पीछे पढ़ लिया, छत, स्प्रिंग, ब्लॉक, स्ट्रिंग, ब्लॉक, स्ट्रिंग काट दी तो ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक का इमीडिएटली एक्सेलरेशन, नीचे वाले ब्लॉक का जी डाउनवर्ड, ऊपर वाले ब्लॉक का नीचे का मास इंटू जी बाय ऊपर का मास। पीवाईक्यू भी करा दिया, होमवर्क भी दे दिया, स्यूडो फोर्स नेक्स्ट क्लास में खत्म करवा दूंगा, ठीक है। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, बताना मेरे को मजा आया कि नहीं, एकदम ऑफलाइन वाली फील, एकदम लाइव वाली फील आएगी नहीं। मैंने तो पूरी कोशिश करी कि जैसे मैं लाइव में पढ़ाता हूं वैसे ही पढ़ाऊं, बस जैसे ऐसे मान लिया मैंने चैट बंद कर रखी है। आया मजा कि नहीं, जरूर से मेरे को बताना ताकि मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर एकदम टकाटक आपको समझ में आ गया होगा, फील आ गई होगी, और इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, नोट्स रिवाइज कर, कुछ है ही नहीं ज्यादा। जैसी लेक्चर खत्म होगा ना, जैसी लेक्चर खत्म होगा तो एक काम करना, रफ कॉपी में अभी कर, तुरंत कर, रफ कॉपी में जितनी भी चीजें पढ़ाई है ना, सारे केसेस जो पढ़ाए, सारे की पॉइंट जो पढ़ाए। मैंने क्या कहा, ये चैप्टर टफ नहीं, बस ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इजी देख लिए पीवाईक्यू में अपन ने, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में यानी कि कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। लव यू प्यारे बच्चों, थैंक यू।